हेलो एवरीवन, सीए फाइनल ऑडिट में वॉल्यूम 3 रिवीजन मैराथन में स्टार्ट कर रहा हूं। वॉल्यूम 3 के अंदर एज पर आईसीएआई फाइनल ऑडिट में ये 5 चैप्टर्स आते हैं। एक बार ओवरऑल साइज देख लो, फिर मैं रिवीजन कराना स्टार्ट करूंगा। पहला चैप्टर है पीएसयू ऑडिट, छोटा चैप्टर है, तुम देख सकते हो 30 पेजेस। 30 पेज को छोटा ही माना जाता है फाइनल लेवल पे। 16 नंबर है इंटरनल ऑडिट, अगेन 25 पेज कुछ है, छोटा ही चैप्टर है। ड्यू डिलिजेंस ये बड़ा है। 17 नंबर चैप्टर में एक्चुअली 3 हिस्से हो गए, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक अकाउंटिंग। ये 66 पेज का चैप्टर है, जिसमें मैं आपको बता दूं 50+ पेजेस जो है ना वो तो ड्यू डिलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन पे ही है, जो कि इजी है, हार्ड नहीं है। चैप्टर लंबा है पर इजी है। फिर 18 नंबर ये अगेन एक नया चैप्टर है जो आईसीए ने डाला, और आईसीए ने वेटेज में बोला है कंपलसरी आएगा ही आएगा, 3 मार्क्स टू 6 मार्क्स का। ये 3 मार्क्स टू 6 मार्क्स का कंपलसरी आएगा, ये नया चैप्टर डाला गया है। इसको बोलते हैं ईएसजी एश्योरेंस। ये ना अभी इवॉल्व हो रहा है, ये भी मैं रिवीजन कराऊंगा, और मैंने क्लास में पूरा पढ़ाया था। रिलायंस की जो नई एनुअल रिपोर्ट आई है ना, उसमें अलग से उन्होंने पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ईएसजी एश्योरेंस, उसकी रिपोर्ट, डेलॉयट ने मोस्ट प्रॉब्ली ईएसजी एश्योरेंस किया, पूरा डिटेल में डाला है। तो ये ग्रोइंग एरिया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कंपलसरी है सिलेबस में। ओके, ये भी छोटा चैप्टर है, 26 पन्ने का, पर थोड़ा सा हार्ड है। और फिर जो सबसे राजा चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 19 प्रोफेशनल एथिक्स। ये तो कंपलसरी इंस्टीट्यूट ने बोल दिया 17 टू 24 मार्क का आएगा, मतलब आप समझ लो एवरेज में 20 मार्क का आने वाला है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, 150 पन्ने का। ओके, तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 15 ऑडिट ऑफ पीएसयू। आ जाते हैं इस पे। ये रहा सर पीएसयू ऑडिट। मैं ये चैप्टर अभी तुम लोगों को रिवीजन कराने जा रहा हूँ। रिवीजन कराने के पहले मैं बहुत सारी बातें क्लियर कर दूँ। नंबर 1, शब्दों को और सेंटेंसेस को पढ़ना ज़रूरी है। आपको नहीं पता कि कौन से लाइन से कल को उठा के वो लोग एमसीक्यू डाल देंगे, मैं बता रहा हूँ। इसीलिए फुल लाइंस, फुल बुक पढ़नी ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर जो भी बंदा सेट करेगा वो क्या करेगा, बुक उठाएगा इंस्टीट्यूट की, ठीक है, ऐसे खोला, उसको एक टॉपिक दिखा, अब उसी टॉपिक में से कुछ वो निकालेगा और फिर क्वेश्चन सेट करेगा। याद रखना हमेशा, पहले आंसर बनता है फिर क्वेश्चन, उल्टा नहीं होता। पहले आंसर बनता है तो उसके पास ये आंसर लिखा हुआ है, इसी को देख के वो क्वेश्चन बनाएगा, तो भाषा सेम रहेगी। इसीलिए अपने को पूरा पढ़ना ज़रूरी है। पूरा नहीं पढ़ेंगे तो फिर एमसीक्यूज में आंसर नहीं दे पाएंगे। एमसीक्यू में एकदम वो लोग कन्फ्यूजिंग टाइप के तुमको ऑप्शन देंगे। यार 30 मार्क का एमसीक्यू मिला है, क्या वो हलवा है कि एकदम ऐसे ही बैठ जाएंगे 30 में 30 आ जाएगा? फिर तो जो मतलब हिंदुस्तान में जितने स्टूडेंट बैठेंगे सीए फाइनल एग्जाम देना, सबके सब सीए क्वालिफाई कर जाएंगे, तो वो कैसे हो सकता है? तो एमसीक्यू का लेवल टफ है, इसलिए सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है। जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तुम पाओगे कि लैंग्वेज थोड़ी सी टफ आ रही है, पर चिंता मत करो, कीवर्ड्स को याद करना है, ठीक है। अगर एक सांस में याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, एक बार पढ़ के रिवाइज कर लो, बार बार रिवाइज से वो धीरे धीरे याद हो जाएगा, पर कीवर्ड्स को जरूर पकड़ना और याद करने की कोशिश जरूर करना। नंबर 2, बहुत सारी बातें रेपिटेटिव होते जाएंगी, मतलब कॉन्सेप्ट्स जो होंगे ना, तुम देखोगे एक ही कंसेप्ट है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो उस रेपिटेशन से क्या होता है कि अपना फायदा हो जाता है इनडायरेक्टली, कि एक तो कंटेंट कम हो जाता है क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, और दूसरा बार बार रिपीट होने की वजह से इट गेट्स नेचुरली लर्न्ड बाय हार्ट, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कई जन को लगता है कि सर ये तो गवर्नमेंट ऑडिट है, सीएजी वाला ऑडिट है जो इंटरमीडिएट में भी था। इंटरमीडिएट का जो इसमें फ्लेवर है ना सर, वो मात्र मैं आपको बता देता हूँ 10% है, 90% एकदम नया है, एकदम टफ ज्ञान है। ओके, ये एक है। नेक्स्ट, पीएसयू ऑडिट को जब मैं अंदर अभी रिवाइज करना चालू करूंगा, यू विल सी, ये तो पूरा 100% रिवीजन करा रहा हूँ बुक से, तो बीच बीच में ना एग्जाम्पल्स के डब्बे आएंगे, तो वो सब क्लास में पढ़ाया हुआ है, पर वो यहाँ रिवाइज नहीं कराऊंगा। यहाँ पे रिवाइज करते तो मेरा फोकस क्या है, हर टॉपिक बता दूँ, थोड़ा कंसेप्ट भी याद दिला दूँ, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स और कीवर्ड्स है वो याद करा दूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। इधर देखो, पीएसयू फुल फॉर्म पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसको ना अपने पीएसई भी बोलते हैं, अंदर लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो पीएसयू या पीएसई दोनों एक ही चीज होता है सर, अलग अलग चीज नहीं होता। यू से अंडरटेकिंग, ई से एंटरप्राइज, पीएसयू पीएसई। पीएसयू ऑडिट में 2 हिस्से होते हैं, देख लो, जबरदस्त ज्ञान, रेगुलरिटी ऑडिट प्लस प्रोप्राइटी ऑडिट। कई जन को समझ में नहीं आता सर प्रोप्राइटी ऑडिट क्या होता है। सिंपल, रेगुलरिटी ऑडिट का उल्टा होता है प्रोप्राइटी ऑडिट। हम लोग जितना भी ऑडिट करते हैं ना अपने लाइफ में, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट, सर ऑल दैट इज रेगुलेटरी ऑडिट। व्हाई इट इज रेगुलरिटी ऑडिट? ऑल दैट इज रेगुलरिटी, रेगुलेटरी नहीं, रेगुलरिटी। रेगुलरिटी का मतलब होता है कि आप रेगुलेशन से मैच कराओ, फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब आप अकाउंट्स को ऑडिट करते हो तो ये करते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया है उसको आप शेड्यूल 3 या इंड एस से मैच कराओ, तो सही बना तो सही है, नहीं तो नहीं है। दैट इज रेगुलरिटी ऑडिट। मतलब आपके सामने एक बेंचमार्क या क्राइटेरिया है, उससे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर करके बोल रहे हो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दैट इज रेगुलरिटी ऑडिट। एग्जाम्पल, कंपनी ऑडिट।
वेरीफाइंग द, याद करने के लिए, वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन। प्रोप्राइटी अलग है सर। प्रोप्राइटी ऑडिट इज नॉट कि रेगुलेशन से मैच कर रहा है कि नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क शेड्यूल 3 इंडिया से मैच कर रहा है कि नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं। प्रोप्राइटी ऑडिट का मतलब है यू आर क्वेश्चनिंग द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन। रेगुलरिटी ऑडिट क्या करता है, ट्रांजैक्शन हुआ था जैसा भी हुआ था, अच्छा भला बुरा, कंपनी के लिए चाहे नुकसानदायक हो, क्या उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही रिपोर्ट किया सही अमाउंट पे, यस सर, तो रेगुलरिटी ऑडिट बोलता है ट्रू एंड फेयर व्यू। प्रोप्राइटी ऑडिट वो नहीं बोलता। प्रोप्राइटी ऑडिट बोलता है ये जो ट्रांजैक्शन हुआ फर्स्ट प्लेस में, वी वांट टू नो वेदर द ट्रांजैक्शन वाज गुड और बैड फॉर द कंपनी। That is propriety. You are questioning the propriety of the transaction, the righteousness, the औचित्य, हिंदी में बोलते हैं उचित, औचित्य, the righteousness of the transaction। तो उधर देखो क्या लिखा, propriety का मतलब क्या है, questioning the substance, ब्रैकेट में rationale of the transaction। यहाँ पे आप क्या करें, verifying the accuracy of the transaction, वहाँ पे क्या करें, questioning the rationale of the transaction, कि जो transaction हुआ है सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अब आप सुनिए सर, कंपनी ऑडिट जो हम लोग करते हैं ना, that is 90% रेगुलरिटी ऑडिट, 10% स्लाइटली इट इज प्रोप्राइटी ऑडिट समवेयर इन कारो में जैसे 21 क्लॉज होते हैं तो उसमें बीच में कोई क्लॉज ऐसे होते हैं जहां पे हम प्रोप्राइटी का क्वेश्चनिंग करते हैं। तो जो कंपनी ऑडिट है वो तो सर मोस्टली रेगुलरिटी ऑडिट है, लेकिन सर टुडे वी आर लर्निंग रिवाइजिंग पीएसयू ऑडिट। पीएसयू ऑडिट इज नॉट अबाउट रेगुलरिटी भी है, इट इज 50% रेगुलरिटी बट इट इज 50% प्रोप्राइटी, कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट कंपनियों ने जो भी खर्चा किया, एक्सपेंस किया, सही किया कि नहीं किया, वो खर्चा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, वो खर्चा आपने बचा के खर्च किया है कि नहीं किया, वो खर्चे से जो लाभ आपको चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला। ट्रिपल ई, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है ना, तगड़ा। इधर देखो, ऑडिटर, प्रोप्राइटी ऑडिट, पहले तो ये समझो प्रोप्राइटी ऑडिट कोई एक अलग टाइप का एंगेजमेंट नहीं है, इट इज एन अप्रोच ऑफ ऑडिट विच इज मिक्स्ड इनटू द अदर थ्री। अदर थ्री क्या है, फा का पा, फा फाइनेंशियल ऑडिट, का कंप्लायंस ऑडिट, फाइनेंशियल मतलब बुक्स ऑफ ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट मतलब कि रूल्स रेगुलेशन कंप्लाई हुए कि नहीं हुए, परफॉर्मेंस ऑडिट मतलब ट्रिपल इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। ओके, तो प्रोप्राइटी ऑडिट कोई अलग से एंगेजमेंट नहीं, इट इज एन अप्रोच, अ स्टाइल ऑफ ऑडिट विच इज मिक्स्ड इन द फाकापा। फाकापा के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का वर्ड का मतलब ही होता है विच कवर्स एवरी एस्पेक्ट। तो व्हेन आई से द वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट, फा का पा। ओके, अब मैंने तुम लोगों को इसका डेफिनेशन सिंपल लिखा दिया था, एक बार देख लो। फाइनेंशियल ऑडिट क्या बोलता है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंप्लायंस ऑडिट क्या बोलता है, कंप्लायंस का मतलब है कि कोई चीज के साथ कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, फॉलो कर रहा है कि नहीं, whether the subject matter complies with the relevant criteria or not। जैसे फाइनेंशियल ऑडिट में बोलते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज एज पर एफआरएफ, वैसे ही कंप्लायंस ऑडिट में कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो क्राइटेरिया के साथ कंप्लाई कर रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट में तो क्या होता है सर, हर चीज़ के लिए रूल रेगुलेशन गाइडलाइन बनाए जाते हैं, तो वही हम लोग को देखना है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट कंपनी ने वो रूल रेगुलेशन वगैरह फॉलो किया कि नहीं, कंप्लाई किया कि नहीं, दैट इज वाई द नेम कंप्लायंस ऑडिट। लाल रंग में लिखा है मैंने, रेड कलर में, ठीक है, रेड कलर वाला खुद के समझने के लिए, एग्जाम के लिए नहीं। परफॉर्मेंस ऑडिट डेफिनेशन याद करो, परफॉर्मेंस ऑडिट, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ ओपैफ, ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम एक्टिविटी फंक्शन टू इंप्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक का पैसा है, टू एनहांस, टू इनिशिएट करेक्टिव एक्शन, अगर गलती हुआ है तो उसको सुधारा जाए, एंड टू एनहांस ट्रिपल ई, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट क्या होता है, तीनों का मिक्सचर, फा का पा, फाइनेंशियल, कंप्लायंस, परफॉर्मेंस। प्रोप्राइटी ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट का डेफिनेशन भी याद करो, वेरीफाइंग द, आपको जो भी ट्रांजैक्शंस या एक्सपेंसेस हुए हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट कंपनी के, उनको आपको 3 कसौटियों पे चेक करना है। कसौटी मतलब टेस्ट, सो यू हैव टू मेजर द ट्रांजैक्शन अगेंस्ट 3 टेस्ट। नंबर 1 पब्लिक इंटरेस्ट, नंबर 1 पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, नंबर 1 पब्लिक इंटरेस्ट, नंबर 2 पीसीएस, पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, ठीक है, ये रहा 3। तो इन 3 कसौटियों पे आपको चेक करना है ट्रांजैक्शन सही उतरा है कि नहीं उतरा है। कभी भी सोचो प्रोप्राइटी ऑडिट किया तो हमेशा सोचना रेगुलरिटी का उल्टा, ठीक है। ये तो अब एग्जांपल्स हैं, केसेस हैं जो क्लास में पढ़ाए गए थे, ये इंट्रोडक्शन है, इसको हटाओ, ये इंपॉर्टेंट ज्ञान है। ये जो डायग्राम है ना, ये मैंने बनाया था पेज नंबर 15.11 के लिए, तो जब मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ पे इस डायग्राम में पीछे आके रिवाइज कराऊँगा, ठीक है। ये देख लो, ये सबको पता है। PSUs 3 कैटेगरी के होते हैं। नंबर 1 डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जैसे रेलवेज,
पोस्ट ऑफिस, इनको बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फिर गवर्नमेंट कंपनीज, BSNL, भेल वेल, बहुत सारे हैं। फिर एक गवर्नमेंट कॉरपोरेशन जैसे LIC, UTI वगैरह। ओके, ये CAG के बारे में ज्ञान है। हु इज CAG? सर, CAG इज द हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का नाम है IAAD, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट, हाईलाइटर किया हुआ है, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, उसका हेड है, ये मुखिया है CAG, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की जो पोजीशन है वो संविधान से आती है, कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, सीधा हमारे संविधान में इस आदमी का नाम लिखा हुआ है। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ना सेक्शंस नहीं होते, आर्टिकल्स होते हैं। सेक्शन नहीं होते, क्या होते हैं? आर्टिकल। तो आर्टिकल नंबर 148 से 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट CAG। तो ये CAG वगैरह के बारे में बताया गया है। सर, ये आर्टिकल नंबर हमको याद करने क्या? हाँ जी, याद करने, इससे MCQs आ चुका है, पहले भी एग्जाम में वापस आ सकता है, तो MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 148, हु अपॉइंट CAG? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वही शपथ दिलवाते हैं इसको। नंबर 2, इनको हटाना बेहद मुश्किल है, आपको लोकसभा राज्यसभा दोनों में 2/3 हाउस का अप्रूवल चाहिए, और वो भी इनको हटा सकते हो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रोवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, मतलब करप्शन या मेंटली फिजिकली इनकेपेबल के ग्राउंड पे हटा सकते हो। नंबर 3, इनके सैलरी वगैरह के लिए अलग टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, इनके ऊपर एक कानून होता है जिसका नाम है CAG DPC एक्ट 1971। कहाँ ये रहा? CAG DPC, ड्यूटी पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971, ठीक है। तो आर्टिकल 149 में इस आदमी की ड्यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन एंड स्टेट के अकाउंट्स को कंपाइल करना और ऑडिट करवाना। आर्टिकल 150, ये अच्छा, ये भी एक MCQ आया हुआ एग्जाम में कि हु प्रिस्क्राइब्स द फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट। अब मन बोलेगा CAG, मन को रोकना बोला नहीं, प्रेसिडेंट। द आंसर इज टेक्निकली कौन प्रिस्क्राइब करता है अकाउंट्स का फॉर्मेट? प्रेसिडेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ CAG, ठीक है। मल्टी चॉइस के लिए सब हॉट है बॉस। आर्टिकल नंबर 151 का मैंने एक सिंपल डायग्राम बना दिया है, ये देखो इधर। CAG अकाउंट्स और ऑडिट बोर्ड बना के किनको देंगे? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को, और वो लोग कहाँ पर ले डाउन करेंगे? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव में। नाउ दैट वाज क्वाइट इजी, इट इज नोन टू यू। यही चीज़ है जिसको देख के स्टूडेंट बोलता है कि यार ये तो इंटर का है, तो वो भाई पूरे चैप्टर का 10% मात्र इंटर का नहीं है, बाकी पूरा एकदम अलग ही बवाल है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द CAG? 6 ईयर्स का टेन्योर होता है, 5 साल का नहीं होता, 6 साल का होता है, अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। मैंने अपने पिछले 3-4 जो जब से मुझे पढ़ा रहा हूँ मैं, तब से मेरे सामने मतलब ये 12 साल के पीरियड में 3-4 बार CAG चेंज हुआ है, और प्राय हर बार ऐसा होता है कि 6 साल के पहले ही हट जाता है, क्योंकि 65 साल की बर्थडे आ जाती है, ठीक है। अभी जो राइट नाउ CAG है ना, वो भी हम लोग बात करें इतने में हट ही करे होंगे, पता नहीं, उनका भी हटने का टाइम आ गया, उनका 65 ईयर्स का एज होने वाला ही है। तो 6 ईयर्स अप टू द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। ये रिजाइन भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर देके। इधर CAG सारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, PSUs, नॉन कमर्शियल ऑटोनॉमस बॉडीज, जैसे रेगुलेटरी बॉडी हो गया आपका SEBI, RBI, ऑल दोज बॉडीज विच आर फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, जैसे IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इन सब का ऑडिट और अकाउंट्स की जिम्मेदारी किसका? CAG का है। नीचे ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, इसको बोलते हैं कमर्शियल ऑडिट, बिकॉज ये हमारी सरकार, गवर्नमेंट कंपनी जो होती है वो तो गुड्स एंड सर्विसेज बना के बेचती है फॉर प्रॉफिट, तो उनका एक कॉमर्शियल एस्पेक्ट है, तो वो सरकार का एक कॉमर्शियल एस्पेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो उस ऑडिट को अपने बोलते हैं कमर्शियल ऑडिट। BSNL है, फ्री में टेलीफोन दे रहा है क्या? नहीं ना, वो तो आप टेलीफोन सर्विसेज लोगे तो पैसा भी लेगा ना, तो वो कॉमर्शियल एंगल में, इसलिए उसको बोलते हैं कमर्शियल ऑडिट। ओके, मैं कमर्शियल ऑडिट के ऊपर एक महान इंपॉर्टेंट डायग्राम दिखा रहा हूँ, फट से रिवाइज हो जाएगा। ये डायग्राम इंटर का है पर तुम्हारे लिए भी रेलेवेंट है। सेक्शन नंबर, कंपनी लॉ का सेक्शन नंबर 143 का 5, 6, 7 टॉक्स अबाउट द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ CAG इन शॉर्ट। सबसे पहले 143 का 5, हु अपॉइंट्स द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी? CAG जब उनको अपॉइंट करता है तो CAG उनको क्या देता है? डायरेक्शंस देता है कि आप इन एरियाज पे ज्यादा दिमाग लगाना, ये क्वेश्चंस है। मैंने प्रैक्टिकल इसका पुल आउट करके दिखाया था तुम लोग को, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन भी कराया था कि CAG डायरेक्शंस देता है कि ये लोग IT सिस्टम्स इनके हैं कि नहीं, अकाउंट्स और IT सिस्टम से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कहीं कोई लोन वगैरह लिया है तो सेटलमेंट तो नहीं किया, ये सब। तो दे गिव डायरेक्शन, CAG गिव्स डायरेक्शंस टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको अपॉइंट करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपना ऑडिटर रिपोर्ट बनाता है ना, उसमें कारो का एनेक्चर तो रहता ही है, IFC का एनेक्चर रहता है, और एक तीसरा एनेक्चर रहता है, द थर्ड एनेक्चर। उसमें 3 चीजें होती हैं, इसका ही तो पूरा एग्जांपल देखे थे, क्वेश्चन किए थे, डायरेक्शन, एक्शन, इम्पैक्ट, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए एकदम तोता की तरह, MCQ में काम आता है। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर हो तो आपको 2 एनेक्चर कारो और IFC के अलावा तीसरा देना पड़ेगा, जिसमें ये रहेगा कि CAG ने ये डायरेक्शन दिए, मैंने ये एक्शन लिया, ये इम्पैक्ट, ये रिजल्ट आया। ओके, 60 दिन के अंदर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको दूंगा? CAG को। CAG 60 दिन के अंदर 2 काम करवाएगा। नंबर 1 सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाएगा एक,
ठीक है। सप्लीमेंट्री ऑडिट मतलब होता है एक एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी के लिए, कुछ खास नहीं, और अपने कमेंट्स भी देगा सीएजी, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस थे क्वेश्चन बैंक के अंदर जो हम लोग क्लास में किए थे। एंड 143 का 7 में अगर सीएजी को शक या कोई चीज़ पे कोई फ्रॉड या भयंकर एमएमएस का, तो एक टेस्ट ऑडिट भी अलग से कंडक्ट करवा सकता है, ठीक है। वही ज्ञान पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है जो अभी हम लोग डायग्राम में देखा है। नेक्स्ट, ये टॉपिक महा इंपॉर्टेंट है, ऑडिट बोर्ड। इधर देखो, इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया, लुक एट दिस डायग्राम प्लीज। सीएजी सेट्स अप एन ऑडिट बोर्ड, नॉट वन बट मेनी ऑडिट बोर्ड्स, दे कंप्राइज ऑफ एक्सपर्ट्स। ये लोग क्या करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो ऑडिट रिपोर्ट दिया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का या गवर्नमेंट कंपनीज का, उस पूरे ऑडिट रिपोर्ट में जो जो फाइंडिंग्स है उसको वो लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कंपनी, मिनिस्ट्री के साथ डिस्कस करते हैं और उनसे जवाब मांगते हैं, ठीक है। So the audit boards comprising of experts discusses the findings in the audit CA's audit report with the management of the PSU and the concerned government department or ministry, ठीक है। ये क्लियर ना, डायग्राम से फटाक से हो जाता है। वही बात सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑडिट बोर्ड होता है कंप्राइजिंग ऑफ एक्सपर्ट्स, ये फाइंडिंग्स डिस्कस करते हैं विद द मिनिस्ट्री वगैरह एंड ऑल दैट, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आने के पहले देखो मैंने ऊपर क्या लिखा है, सी डायग्राम ऑन पेज 15.30, वहाँ पे एक मस्त डायग्राम है, उससे सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। लेट्स गो टू द डायग्राम। ये देखो, ओके, देयर आर 3 फाइनेंशियल कमिटीज, ओके। मैं पहले से समझा देता हूँ थोड़ा सा। बोलने के लिए ऐसा होता है कि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सीएजी को देगा, सीएजी पार्लियामेंट को देगा, पर सर पार्लियामेंट में जो मंत्री लोग बैठे हैं उनके पास ना टाइम है ना एक्सपर्टाइज है टू डेलिबरेट और डिस्कस अपॉन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द पीएसयूज। तो होता क्या है, पार्लियामेंट ने 3 कमेटी बना रखी है, पब्लिक अकाउंट पैक, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कोपू कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ईसी एस्टिमेशन कमेटी, इनको अपने बोलते हैं फाइनेंशियल कमेटी। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल कमेटी। ये सारी फाइनेंशियल कमेटीज जो होती हैं यही सीए की ऑडिट रिपोर्ट को एनालाइज करती है ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में मंत्री लोग बैठ के ऑडिट रिपोर्ट नहीं पढ़ते, वो ऑडिट रिपोर्ट को एनालाइज का काम कौन करता है, ये फाइनेंशियल कमेटीज करती है। स्टेप नंबर 1, दे एनालाइज द ऑडिट रिपोर्ट। नंबर 2, जांच पड़ताल के लिए दे कैन कंडक्ट द फील्ड स्टडी ऑफ द पीएसयू। नंबर 3, दे विल सजेस्ट रिकमेंडेशन टू द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। हर पीएसयू जो होता है ना वो किसी ना किसी मंत्रालय या डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ठीक है। नंबर 3, सजेस्ट रिकमेंडेशंस, फिर वो मंत्रालय डिपार्टमेंट जो है वो इनके दिए हुए रिकमेंडेशन पे एक्शन लेगा और रिपोर्ट देगा, इन्फॉर्म्स एक्शन टेकन। अब अगर कोई ऑडिट, देखो फॉर एग्जांपल मान लो देयर आर 100 पीएसयूज, 100 में से 50 पीएसयूज की ऑडिट रिपोर्ट पे डिटेल डिस्कशन हुआ है, तो उस पे तो एक्शन टेकन लिया जाएगा, और जिन पे डिटेल डिस्कशन नहीं हुआ उस पे बस सवाल पूछेंगे, जवाब आएगा, रिटन आंसर्स, ठीक है। तो एमसीक्यू को याद कर लो, बहुत सारे पीएसयूज की ऑडिट रिपोर्ट को स्टडी किया गया और उनके ऊपर रिकमेंडेशंस दिया जाता है, कुछ के ऊपर एक्शन लिया जाता है और कुछ के ऊपर बस जवाब सबमिट किया जाता है, तो एक्शन टेकन और रिटन आंसर्स। अब इनको कंपाइल करके हमारा जो कमिटी है वो बनाएगा ATR, एक्शन टेकन रिपोर्ट। द फाइनेंशियल कमिटी आफ्टर ऑल ऑफ दिस 4 स्टेप्स विल प्रिपेयर एन एक्शन टेकन रिपोर्ट। एक्शन टेकन रिपोर्ट कंप्राइज ऑफ 2 थिंग्स, एक्शंस दैट आर टेकन, और जहां पे एक्शन टेकन नहीं है, हल्का सा डिस्कशन हुआ, ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, वहाँ पे रिटन आंसर्स दोनों रहेंगे इसी के अंदर, और ये अल्टीमेटली पार्लियामेंट में सबमिट होगा। तो ऑडिट रिपोर्ट बोलने के लिए बस पार्लियामेंट में सबमिट होता है, वरना उसके ऊपर सारा डिटेल डिस्कशन, एनालिसिस, एक्शन वगैरह ये फाइनेंशियल कमेटी लेते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं ATR, और वो जाता है पार्लियामेंट में, ओके। मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ बिकॉज सर ये रिविजन क्लास है, इन सब चीज़ों को 6-7 घंटा पढ़ाया बैठ के लग के। मुझे जहाँ तक मुझे याद है, इट टुक मी अराउंड 8 hours टू टीच दिस एंटायर चैप्टर, मे बी मोर देन 8 hours। तो यार ये तो रिवीजन चला, इससे फटाफट बता रहा हूँ थोड़ा तुम लोग को। फिर भी मेरी कोशिश यही होती है कि मैराथन रिवीजन में भी एक बार कंसेप्ट याद दिला दो। तुम देख रहे हो मैं जब से बकबक कर रहा हूँ एकदम फुल रॉकेट स्पीड से बकबक कर रहा हूँ और कंसेप्ट भी रिवाइज करा रहा हूँ, ओके। बैक टू दैट पेज वेयर वी केम फ्रॉम, ठीक है। ये देखो यहाँ क्या लिखा है, एक्शन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। तो जो हम लोग वहाँ पढ़े वही सब स्टेप्स यहाँ लिखे हुए हैं, देखो 1, 2, 3 ऐसे। ये 3 कमेटी है, पैक, एस्टिमेशन कमेटी एंड कोपू, ओके। मैं थोड़ा सा इनके बारे में समझा देता हूँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है ये गवर्नमेंट का अकाउंट्स चेक करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट्स वाला ऑडिट रिपोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट्स का ऑडिट रिपोर्ट। कोपू जो है वो पीएसयूज का चेक करता है, जैसे बीएसएनएल वगैरह का जो ऑडिट रिपोर्ट है वो। और एस्टिमेशन कमेटी जो होता है वो बेसिकली जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं ना, वेलफेयर प्रोग्राम्स या गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, उनके ऑडिट को चेक करता है।
मतलब ये तीनों कमेटी अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट में हाथ देती है, एक ही ऑडिट रिपोर्ट में हाथ नहीं देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी तो अकाउंट्स बनता होगा, उसको ऑडिट रिपोर्ट होगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी अकाउंट्स ऑडिट रिपोर्ट होगा, उसको हाथ कौन देगा, एनालाइज कौन करेगा? पैक, पब्लिक अकाउंट्स, देश का अकाउंट्स, जनता का अकाउंट्स, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। जो पीएसयूज है, गवर्नमेंट कंपनीज है, उनके ऑडिट रिपोर्ट को एनालाइज कौन करेगा? कोपू, कमेटी ऑन पीएसयू, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक है। और जो गवर्नमेंट के इतने सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, उनके बजट कैसे थे, वो प्रोग्राम का क्या नतीजा मिला, उनके ऊपर उनके ऑडिट रिपोर्ट में एनालिसिस कौन करेगा? ईसी, एस्टिमेशन कमेटी, ठीक है। अब ये देखो, पैक के अंदर 22 एमपी बैठते हैं, 15 लोकसभा के एमपी होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं, जोड़ के कितना? 22 एमपी होते हैं। इनका काम है टू रिव्यू द अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ, नॉट द गवर्नमेंट कंपनी बट द गवर्नमेंट इटसेल्फ, ठीक है। एस्टिमेशन कमेटी का काम क्या होता है? इसमें 30 एमपी बैठते हैं, 30 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इनका काम होता है रिव्यू ऑफ वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम। मैं एक एग्जांपल देता हूं तुमको। प्राइवेट कोरियर्स के आने के बाद इंडियन पोस्ट ऑफिस की थोड़ी खराब अवस्था हो गई है, तो हाउ टू रिवाइव एंड अपग्रेड द इंडियन पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो वो एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है कि भाई हम इंडियन पोस्ट ऑफिस को रिवाइव करेंगे, फिर से लोगों के लिए बढ़िया बनाएंगे और बेटर करेंगे, ठीक है। फिर नीचे कोपू, कोपू ये पीएसयूज के अकाउंट्स ऑडिट रिपोर्ट को चेक करता है। देखो इधर, रिव्यू ऑफ अकाउंट्स ऑडिट रिपोर्ट ऑफ पीएसयू, इसका भी कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सेम होता है, 22 एमपी, 15 लोकसभा वाले, 7 राज्यसभा वाले। पर याद रखना, पैक के 22 एमपी और कोपू के 22 एमपी अलग अलग होते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट का डेफिनेशन यहाँ पे बताया हुआ, फा कापा वो आगे है, आगे कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट का पूरा डिटेल टॉपिक आएगा, वहां पे ये डिस्कशन हो जाएगा फा कापा का, ठीक है। इधर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल कमिटीज, ये जो 3 कमेटी अभी हमने नाम सुना, पैक, कोपू, ईसी, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या लिखा है मैंने हाथ से? सिस्टम बेस्ड अप्रोच। इनका ये मकसद नहीं है कि एक एक डिफेक्ट को चुग चुग के ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे, एक एक डिफेक्ट इरेगुलरिटी को, पर रादर सिस्टम के अंदर क्या डेफिशिएंसी इरेगुलरिटी है वो ढूंढेंगे और उसको ठीक करेंगे। तो इसको बोलते हैं सिस्टम अप्रोच, समझ गए? तो इट इज नॉट ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच कि ये गड़बड़ है ठीक करो, वो गड़बड़ है ठीक करो, नहीं, सिस्टम गड़बड़ है उसको ठीक करो। यही बात यहां पे लिखा हुआ है। नॉट ओनली टू पॉइंट आउट इंडिविजुअल इरेगुलरिटी बट ऑल्सो टू रिपोर्ट ऑन द डिफेक्ट्स इन द सिस्टम विच लेड टू सच इरेगुलरिटी एंड हाउ सच सिस्टम्स और डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड और रेक्टिफाइड। तो सिस्टम बेस्ड अप्रोच है इनका, ओके। देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हम लोग सब पढ़े हैं, रिवाइज किए हैं। सीएजी रोल। अब सीएजी का क्या रोल होता है? बोलता है सीएजी इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ दीज 3 कमिटी। सीएजी इन तीनों कमिटी को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। ये तीनों कमिटियां जो हैं, पैक, कोपू वगैरह, ये मंत्रालय से डायरेक्टली डील नहीं करती, इनके बीच में सीएजी बैठा रहता है टू मेक द कम्युनिकेशन स्मूथ। ये देखो इधर, सीएजी's रिपोर्ट, सीएजी जो रिपोर्ट जमा करता है, दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द कमिटीज वर्किंग। नंबर 2, ही स्क्रूटनाइजेस द नोट्स। मतलब अब कमिटी ने मंत्रालय को बोला है, अब मंत्रालय जो जवाब देता है उसको वेरीफाई करता है सीएजी। ही स्क्रूटनाइजेस द, अपने एक बार रीड करो, ऑरेंज कलर ये वाला। ओके, ये 3rd और 4th पॉइंट जो है ना, ये तो मैंने उस लास्ट पेज में तुम लोग को अभी एटीआर, एक्शन टेकन रिपोर्ट का डायग्राम बना के दिया ना, ये वही लिखा है। ये एकदम एमसीक्यू के लिए हॉट टॉपिक है। देख लो इधर, बोला वो वाली ऑडिट रिपोर्ट जिसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो पाया, उनके ऊपर एक्शन टेकन के बजाय हम मंत्रालय से रिटन आंसर ले लेते हैं और वही एक्शन टेकन रिपोर्ट में इंक्लूड कर देते हैं। सर यही कंसेप्ट तो आपके खोपड़ी में क्लियर होना चाहिए, तब तो एमसीक्यू का जवाब आप दे पाओगे, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, तब जाके तुम एमसीक्यू को अटैक कर पाओगे, ओके। बोलता है इसका पर्पस ये होता है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स है जो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते, पर उनको भी तो मंत्रालय को सीरियसली लेना चाहिए, तो उन पे एक्शन टेकन नहीं होता तो रिटन आंसर मंगा लो, दैट इज द पर्पस। ये देखो लिखा हुआ है, सो दैट इट इज नॉट टेकन लाइटली बाय द गवर्नमेंट इवन इफ द एंटायर रिपोर्ट इज नॉट डेलिबरेटेड बाय द कमिटी। डेलिबरेट मतलब डिस्कस बाय द कमिटी, ओके। नेक्स्ट, बाप रे बाप, पॉइंट नंबर, बॉक्स टॉपिक नंबर 3, पेज 9 पे आ गए हैं। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ पीएसयू। अभी तुम नोटिस करोगे, मैंने एक जो अभी 25 मिनट तक मैंने एकदम जोर से पढ़ाया है, एक बेस तुम्हारे माइंड में तैयार हो गया, बट दैट्स नॉट इनफ।
30 पन्ने का चैप्टर है, अंदर चैप्टर में और टॉपिक्स आएंगे, कुछ खट्टे कुछ मीठे, मतलब कुछ इजी लगेंगे कुछ हार्ड लगेंगे। ओके ये देख लो, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के 3 हिस्से होते हैं, FACAPA, फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट। इसीलिए चैप्टर चालू करते पहले इन तीनों का डेफिनेशन बता दिया था मैंने, ठीक है। पहला पॉइंट कि गवर्नमेंट ऑडिट या PSU ऑडिट इज नॉट लिमिटेड टू फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस बट इट ऑल्सो फोकसेस ऑन परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है। प्रोप्राइटी ऑडिट मैंने पढ़ाया वहां पे, प्रोप्राइटी ऑडिट का मतलब क्या होता है, इट इज एन अप्रोच ऑफ ऑडिट वेरीफाइंग द ट्रांजैक्शन ऑन द टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड परंपराएं, कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, वही है प्रोप्राइटी ऑडिट। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट क्या होता है, तीनों का मिक्सचर, FACAPA, फाइनेंशियल कंप्लायंस और परफॉर्मेंस का मिक्सचर। और ये यहाँ से भी तुम याद कर सकते हो, नहीं तो इसका डिटेल में 2-3 पेज का आगे आने वाला है, ठीक है। यहाँ से भी मैं एक बार बता देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। CAG कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में उन चीज, मतलब रेपिटेटिव ऑडिट नहीं होता, उन चीजों पे फोकस करता है जो नॉर्मल फाइनेंशियल ऑडिट में कवर नहीं हुए हैं। यहाँ पे बेसिकली देखा जाता है कि अंडरटेकिंग ने जो भी खर्चा या ट्रांजैक्शन किया है उससे उसका मकसद पूरा हुआ है, वैल्यू फॉर मनी मिला है, टारगेट्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। द पर्पस इज ब्राउन कलर टू लोकेट द एरियाज ऑफ वीकनेसेस, कि उनके सिस्टम्स में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक किया जा सके। मैंने क्लास में एक डायलॉग बोला था कि PSU ऑडिट पढ़ के तो लगता है कि बाप रे सर, इतना डिटेल ऑडिट तो किसी कंपनी का भी नहीं होता, इतना अच्छा ऑडिट है, उस पर डिस्कशन भी होता है, उस पर एक्शन भी लिया जाता है, रिपोर्ट भी बनता है, पार्लियामेंट जाता है। सोचो आप, इतना कुछ हो रहा है फिर भी PSUs और गवर्नमेंट की हालत ऐसी है। अगर ये ऑडिट नहीं होता तो गवर्नमेंट और PSU की हालत कैसी होती है आप सोच लो, हम लोग पाकिस्तान से भी बुरे हो जाते। तो ये है तब तो इतना फिर भी ठीक हो रहा है, वरना तो हम लोग क्या होती है हालत। फिर ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग प्रोप्राइटी ऑडिट का मकसद क्या है कि एक एक डिसीजन को इवैल्यूएट करना कि भाई गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट की कंपनियों ने जो भी डिसीजंस लिए वो अच्छे थे कि नहीं थे। तो बोलता है उसके लिए आपको 5 फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। याद करने के लिए मैंने बोला था कार्डो C से, जो भी डिसीजंस हुआ है, डिसीजन लेने वाला जो अथॉरिटी था वो कॉम्पिटेंट था कि नहीं था, उनके पास वो डिसीजन मेकिंग पावर है कि नहीं है। नंबर 2 A से, ऑल एस्पेक्ट्स हैव बीन कवर्ड, बिकॉज हर डिसीजन का एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है और एक इनटैंजिबल एस्पेक्ट होता है। सरकार खाली पैसे के लिए तो काम नहीं करती ना, वो तो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। तो ऑल एस्पेक्ट्स हैव बीन कंसिडर्ड। देखो, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, पब्लिक इंटरेस्ट। कार्डियो R से, डिसीजन के वक्त ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन हैंड एट दैट टाइम वाज कंसिडर्ड। D से, ऑल द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव डिसीजन, मतलब जब आप एक फैसला लेते हो तो इसका मतलब आपके सामने 3-4 चॉइस, उसमें से आप एक ले रहे हो, तो ऑल द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स वर आल्सो कंसिडर्ड और उसमें से जो बेस्ट है वो चुना गया था। कार्डियो O से, जो भी फैसला लिया गया वेदर इट इज कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज और नॉट। तो ये 5 फैक्टर अपने को कंसिडर करना है। कार्डो, ओके। हेल्पिंग द गवर्नमेंट, अच्छा एक डायलॉग है बड़ा फेमस है, PSU ऑडिट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्यूनिटिव एक्शन, सजा देने के लिए नहीं है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। सजा देने का मकसद है कि एक जवाबदेही, आपके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो कि आप लोग जनता के पैसे को कैसे यूज कर रहे हो, ठीक है। सारे डेफिशिएंसीज ढूंढ के निकालना, सिस्टम में कहाँ कहाँ इनएडिक्वेसी, इनइफेक्टिव है, परफॉर्मेंस शॉर्टफॉल है, उनका कॉज क्या है, एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड से कैसे शॉर्टफॉल है, इन सब के ऊपर रिपोर्ट करना। ऑडिट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है, पनिशमेंट करना नहीं बल्कि कैसे हम PSU को, गवर्नमेंट को और बेहतर कर सकें। 2 तरह की अकाउंटेबिलिटी होती है, फिजिकल अकाउंटेबिलिटी एंड मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। आई विल डिस्कस दिस। ये वाला जो ये टॉपिक है ना यार, ये MCQ के लिए थोड़ा हॉट है, ओके। और इसके लिए मैं एक चीज बता देता हूं, इंटर में तुम लोगों ने एक बात सुनी होगी दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के 5 नियम होते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के 5 नियम। नंबर 1, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, की जो भी खर्चा हुआ है वो नियम कानून के हिसाब से हुआ है। ऑडिट ऑफ सैंक्शन, की जो भी खर्चा हुआ है वो एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सैंक्शन किया है। ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, मतलब जो बजट बनाया गया था प्रोविजन, उसी में से खर्चा हुआ है। नंबर 4, प्रोप्राइटरी ऑडिट एंड नंबर 5, परफॉर्मेंस ऑडिट। जो पहले 4 पॉइंट्स मैंने बोले वो फिजिकल अकाउंटेबिलिटी में आएंगे और जो लास्ट वाला है परफॉर्मेंस ऑडिट ट्रिपल E, वो मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी में आएगा। तो प्लीज ये याद रखना, ये MCQ के लिए हॉट है, मैंने लर्न लिखा दिया है, ठीक है ना। और ये देखो ये क्या नाम लिखा है बोर्ड में ब्लू बॉक्स में, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। बॉस, इसका डेफिनेशन एग्जैक्टली वही है जो परफॉर्मेंस ऑडिट का है, जो मैंने पढ़ाया था ना, ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ OPAF, ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम एक्टिविटी फंक्शन टू एनहांस ट्रिपल E, टू इनिशिएट करेक्टिव एक्शन, टू टेक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। वही है ये, वही सेम चीज है जो आगे आएगा। नाउ
व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट? पीएसयू ऑडिट का पर्पस होता है कि यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़े कि कहाँ कहाँ एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड से डेविएशन हुआ है या पब्लिक इंटरेस्ट फॉलो नहीं हुआ है, ये इनका मेन मकसद है। अब देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट। ये समरी डायग्राम है, इसका राइटअप अगले पेज में टेबलर बनाया हुआ है। दिस फुल पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कोई भी ऑडिट में 3 पार्टीज होते हैं। नंबर 1 ऑडिटर, नंबर 2 रेस्पॉन्सिबल पार्टी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या रिपोर्ट्स बनाता है, एंड नंबर 3 द इंटेंडेड यूजर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, हु इज द ऑडिटर? सीएजी, जो आईएडी डिपार्टमेंट का मुखिया है वही ऑडिटर है ना, अल्टीमेटली वही कहलाएगा ऑडिटर, सीएजी और ऑडिटर जनरल। रेस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? वो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री है जिसके अंदर वो कंपनी फॉल करता है, या गवर्नमेंट कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो है रेस्पॉन्सिबल पार्टी। और यूजर कौन है? सारा देश, इंडिविजुअल्स, यूजर्स, पार्लियामेंट, सारा देश उसका यूजर है। फिर ये 3 टेक्निकल वर्ड है, सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर, इंफॉर्मेशन। मैंने इसको समझाने के लिए अकाउंट्स का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या दिखाता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर। सो द सब्जेक्ट मैटर इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस which is shown in subject matter information which is FS। और उसको प्रिपेयर करने के लिए जो क्राइटेरिया है, शेड्यूल 3 इंड AS, उसको बोलते हैं क्राइटेरिया, ठीक है। ये देखो हो गया ना, तो सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर, इंफॉर्मेशन। अब इन्होंने बोला कि जितने भी एंगेजमेंट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अटेस्टेशन एंगेजमेंट और डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। याद रखना, अटेस्टेशन एंगेजमेंट में तीनों चीज आपको मिलेगी, तीनों चीज, सब्जेक्ट मैटर है, क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन है। और जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है उन्होंने सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन तैयार कर रखा है, आपको खाली उसको क्राइटेरिया से मैच करा के देखना है सही है कि नहीं है, तो उसको बोलते हैं अटेस्टेशन एंगेजमेंट। स्टैट ऑडिट, स्टैट ऑडिट इज एन एग्जांपल ऑफ अटेस्टेशन एंगेजमेंट। डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में केवल 2 चीजें होती है, सब्जेक्ट मैटर और क्राइटेरिया। कोई सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन नहीं होता, यानी मैनेजमेंट कोई रिपोर्ट नहीं बनाती है, मैं खुद ही कंपनी का सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया के अगेंस्ट कंपेयर करूंगा। जैसे इंटरनल ऑडिट, देखो स्टैट ऑडिट जब हम लोग बोलते हैं तो मतलब मैनेजमेंट ने एफएस बना रखा है, उसको हम चेक करते हैं। इंटरनल ऑडिट जब मैं बोलता हूं तो क्या मैनेजमेंट ने कोई रिपोर्ट बना रखा है क्या, इंटरनल कंट्रोल चार्ट, ऐसा कुछ नहीं। तो देयर इज नो सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन, आप सिंपली सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया से खुद ही कंपेयर करके रिपोर्ट बना के देते हो, तो दैट इज एन एग्जांपल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। इस पे एमसीक्यूज थे, क्वेश्चंस थे, ओके। ये देखो जरा, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट का डिफिनेशन क्या है, फाकापा, ठीक है। तो फा क्या है, फाइनेंशियल ऑडिट क्या है, अटेस्टेशन एंगेजमेंट, और जो का और पा है, कंप्लायंस ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट, वो क्या है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, ठीक है। क्लियर है ना? नेक्स्ट, ये लंबा टॉपिक है। ओम नमः शिवाय। प्रिंसिपल्स ऑफ पीएसयू ऑडिट, इन्होंने बोला 2 प्रकार के प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1 जनरल प्रिंसिपल्स, ये रहे, ये सारा नाम हम लोग ऑडिट में बोलते रहते हैं, देखो, एथिक्स, इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल जजमेंट, ड्यू केयर, स्केप्टिसिज्म, क्वालिटी कंट्रोल, टीम, रिस्क, मटेरियलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, एंड देन प्रिंसिपल रिलेटेड टू ऑडिट प्रोसेस। तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है ऑडिट प्रोसेस को। प्लानिंग द ऑडिट, उसमें रॉमम असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट, ये सब होगा। कंडक्टिंग द ऑडिट, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, अराइविंग एट कंक्लूजन, और लास्ट वाला फॉलो अप। फॉलो अप एक नया चीज है, इन अ नॉर्मल कंपनी का ऑडिट फॉलो अप नहीं होता, हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, काम खत्म, हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं, काम खत्म। लेकिन गवर्नमेंट ऑडिट में देयर इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ फॉलो अप, मतलब आपने ऑडिट रिपोर्ट में जो जो गड़बड़ फाइंडिंग्स किया, उस फाइंडिंग्स के ऊपर फिर गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, नहीं लिया, सुधारा अपनी गलती को नहीं सुधारा, दैट्स कॉल्ड फॉलो अप। तो पीएसयू ऑडिट में ये एक्स्ट्रा है, फॉलो अप। Next topic, number 4, financial audit. This one is the easiest for you, you know all this. Opinion on financial statement देना है, ऑडिटर लोग अपनी रिपोर्ट सीएजी को जमा करते हैं, सीएजी उस पर अपना कमेंट्स भी देता है 60 दिन के अंदर, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट में 2 ही भाषा होती है, या तो ट्रू एंड फेयर व्यू या फिर प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स। नंबर 5, कंप्लायंस ऑडिटिंग। 2 मिनट। कंप्लायंस ऑडिटिंग, कंप्लायंस का मतलब है वेदर द सब्जेक्ट मैटर कंप्लाइज विद द रेलिवेंट क्राइटेरिया। जैसे गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन के लिए नियम वगैरह रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं, तो क्या वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इसी को बोलते हैं कंप्लायंस ऑडिटिंग। इन्होंने बोला कंप्लायंस ऑडिटिंग 3 स्टाइल से हो सकता है, आइदर इट कैन बी डन विथ फा,
मतलब फाइनेंशियल ऑडिट एंड कंप्लायंस ऑडिट टुगेदर। नंबर 2, या फिर कंप्लायंस को आप सेपरेटली भी कर सकते हो, या फिर उसको आप परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ मिक्स कर सकते हो। नीचे ये वही कंप्लायंस ऑडिट, वेदर सब्जेक्ट मैटर कंप्लाइज विद द रेलेवेंट क्राइटेरिया और नॉट। कंप्लायंस ऑडिटिंग इज कंसर्न्ड विद, अब आया ना लाइन पे, चैप्टर जब चालू किया था तब बोला था ना 2 होते हैं, पीएस रेगुलरिटी ऑडिट एंड प्रोप्राइटी ऑडिट, लिखा हुआ आ गया कि इसमें 2 चीजें हैं। एक होता है सर रेगुलरिटी, मतलब सब कुछ आपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से किया है कि नहीं किया। रेगुलरिटी, सब्जेक्ट मैटर स्टिक्स टू द फॉर्मल क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया के साथ कंप्लाई कर रहा है, दैट इज रेगुलरिटी। और प्रोप्राइटी का मकसद क्या होता है कि भाई यू आर क्वेश्चनिंग द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, द डिसीजन, द रैशनल ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही है कि नहीं है, मैनेजमेंट प्रोसेस सही है कि नहीं है, एथिकल कॉन्डक्ट हुआ है कि नहीं, ऑल दैट इज प्रोप्राइटी ऑडिट। बल्कि यहां जितना लिखा है इससे लाख गुना बढ़िया एकदम आज रिवीजन की स्टार्टिंग में दिखाया था तुमको, लिखा हो मैंने। ये सीएजी के वेबसाइट से इंस्टीट्यूट ने अपनी किताब में डाला है कि कंप्लायंस ऑडिट का प्रोसेस क्या होता है। इसमें जो हेडिंग्स है और हाइलाइटर्स है वो फली पढ़ लो। नंबर 1, एक एनुअल कंप्लायंस ऑडिट का मतलब कंप्लायंस ऑडिट का प्रोसेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एनुअल ऑडिट प्लान बनना चाहिए कंप्लायंस ऑडिट का। इधर इसको पढ़ो, देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट एंटिटीज, फर्स्ट डिटरमाइन कि किनका किनका आप इस साल कंप्लायंस ऑडिट कराओगे। या ऐसा होता है ना कि बहुत सारे, उसमें से कुछ का इस साल करा लो, कुछ का अगले साल करा लो, तो डिटरमाइन द ऑडिटेबल एंटिटीज। नेक्स्ट, एक एनुअल प्लान बनाओ कंप्लायंस ऑडिट कब कब कैसे कैसे होगा। नंबर 2, प्लानिंग, सब्जेक्ट मैटर और क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करो, बिकॉज दैट्स द वेरी डेफिनेशन कि किसको किससे कंपेयर करना है, सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया से। परफॉर्म एंड गैदर द एविडेंस, जितने भी नॉन कंप्लायंसेस है उनको रिपोर्ट करो, क्योंकि वो फ्रॉड हो सकते हैं, अनलॉफुल इलीगल हो सकते हैं। कंक्लूजन्स पे अराइव करो, मेक अ रिपोर्ट, उनसे जवाब मांगो, फॉलो अप करो। फॉलो अप करने का मतलब होता है कि मैंने आपको आपकी गलतियां बताई थी, शॉर्टकमिंग्स बताए थे, आपने मैनेजमेंट ने उस पर क्या एक्शन लिया है, उसको कैसे सुधारा है, इसको बोलते हैं फॉलो अप। ठीक है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑडिट। ये टॉपिक नंबर 6 है ना, ये सबसे लेंदी है, सबसे ज़्यादा लेंदी यही है और ये हॉट है, ठीक है, एग्जाम के लिए भी। परफॉर्मेंस ऑडिट का डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ OPAF, ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम एक्टिविटी फंक्शन टू इम्प्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, टू इनिशिएट करेक्टिव एक्शन एंड टू एनहांस EEE। अब परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए जो सीएजी का डिपार्टमेंट है, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, उन्होंने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मास, मैनुअल ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ये रहा मैनुअल्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो IAAD ने परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। मैं एक बात अभी एडवांस में बता रहा हूँ, मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो तुम लोग को पता चलेगा। ये चैप्टर का जो सबसे बड़ा टॉपिक है और खतरनाक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है, परफॉर्मेंस ऑडिट। ये कम से कम भी आई थिंक 10 पेज, 1 2 3 4 5 6, ये कम से कम भी 10 पेज का टॉपिक है, ठीक है। यही इस चैप्टर की मेन जान है। तो बिफोर मूविंग अहेड आई वांट टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। परफॉर्मेंस ऑडिटिंग हार्ड होता है, क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एप्रोप्रिएट बेंचमार्क या क्राइटेरिया नहीं होते, तो आप परफॉर्मेंस नापोगे कैसे? परफॉर्मेंस ऑडिट, फिर से समझो, परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का या PSU का परफॉर्मेंस कैसा है। तो परफॉर्मेंस नापने के लिए तो बेंचमार्क होना चाहिए। आज तुम ही सोचो, एग्जाम में एक पासिंग मार्क होता है 40%, एग्रीगेट में 50%, तब तो पता चलता है भाई ये लड़का लड़की पास हुआ है कि फेल हुआ है। तो एक बेंचमार्क तो चाहिए, 40 मार्क 50 मार्क। तो परफॉर्मेंस ऑडिट का बेंचमार्क जल्दी से अवेलेबल नहीं होता, दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज, इट इज ऑलवेज डिबेटेबल, आर्ग्यूएबल। तो परफॉर्मेंस ऑडिट करें तो करें कैसे? तो बोला इसीलिए जो CAG का डिपार्टमेंट है IAAD, उन्होंने मास स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, मैनुअल्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंडक्टिंग परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एडवांस में एक और चीज बता रहा हूं, खुद जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट कंपनी है, उनको खुद अपना परफॉर्मेंस बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा और वो मेजरेबल होना चाहिए, और उसको मेजर कैसे करना उसका क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सर थोड़ा अजीब सा नहीं हो गया? जिसकी हम ऑडिट करने जा रहे हैं वही हमें बताएगा कि ऑडिट के बेंचमार्क्स क्या हैं, पर यही है, द गवर्नमेंट एंटिटी इटसेल्फ हैज टू सेट इट्स ओन परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स।
जैसा कि तुम्हारे जॉब अप्रेजल में होता है सर, तुम किसी कंपनी में नौकरी करते हो ना, तो स्टार्टिंग में ही आप अपने बॉस के साथ बैठ के अपना साल भर का परफॉर्मेंस का गोल सेट करते हो, फिर लास्ट में 1 साल बाद देखा जाता है क्या अचीव कर पाए नहीं कर पाए। तो वैसे ही गवर्नमेंट एंटिटी खुद अपना परफॉर्मेंस बेंचमार्क बनाएगा, ऑब्वियसली सीएजी और ये लोग भी गाइडेंस तो देंगे उसमें, ठीक है। तो ये रहा मास, द ऑडिटिंग फ्रेमवर्क इज लेड डाउन बाय द सीएजी। अगर एक लाइन में हमें बताना हो, वन लाइनर की परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है, तो वो एक ही है, वैल्यू फॉर मनी, कि टैक्स पेयर्स को उनके टैक्स का वैल्यू मिला कि नहीं मिला, गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। वन लाइनर, टैक्स पेयर्स है और सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव रिसीव्ड वैल्यू फॉर मनी। बोलने की बात है, टैक्स पेयर का गवर्नमेंट से जो आपको कोई सर्विसेज मिलने का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो व्यक्ति टैक्स नहीं दे रहा वो भी रोड यूज कर रहा है, जो टैक्स दे रहा है वो भी रोड यूज कर रहा है। तो टैक्स इज नॉट अ गुड एंड सर्विस, इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन टू बी पेड। पर ये बोलने की भाषा है, हर इंसान अपने आप को टैक्स पेयर बोलता है, चाहे वो टैक्स दे चाहे नहीं दे। भारत के जितने भी लोग हैं, तुम लोग अक्सर टीवी में डिबेट में देखोगे, सब अपने आप को बोलते हैं हम लोग टैक्स पेयर है। यार मतलब दे रहा हो नहीं दे रहा हो, बोलेगा हम टैक्स पेयर है, क्योंकि टेक्निकली वो बोलेगा कि अरे मैं भी तो जब गुड्स एंड सर्विस खरीदता हूँ उस पर जीएसटी देता हूँ। मैं डिबेट में नहीं जाने वाला, छोड़ दो। इस पे आते हैं, गाइडलाइंस इशूड बाय सीएजी। अब देखो परफॉर्मेंस ऑडिट अगर समझना है तो एग्जाम्पल होने बहुत जरूरी है। तो मैंने तुम्हारे लिए 2 तगड़े एग्जाम्पल दिखे। नंबर 1, एक तो पहले बोला था अभी इंडियन पोस्ट ऑफिस को अपग्रेड करना, और दूसरा एग्जाम्पल है सर दूरदर्शन, जो कि पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है, उसको रिवाइव करना, क्योंकि उसके थ्रू सरकार बहुत सारे सोशल मैसेजेस गांव-गांव तक पहुंचा सकती है। तो ये 2 गवर्नमेंट प्रोग्राम का मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया कि भारत सरकार नए नए प्रोग्राम्स लेके आती है, तो आपको देखना है कि वो प्रोग्राम्स की ट्रिपल ई हुई है कि नहीं। ट्रिपल ई से इकोनॉमी, मतलब वो प्रोग्राम को करने के लिए जो कॉस्ट और खर्चा लग रहा है वो सस्ते में हो रहा है कि नहीं, लो कॉस्ट। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है इनपुट आउटपुट रेशियो, तो विद लेस इनपुट मोर आउटपुट, ठीक है। और इफेक्टिवनेस, जो आप इस प्रोग्राम के द्वारा जो सोशल ऑब्जेक्टिव या जो भी अचीव करना चाहते थे टारगेट, वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। ओके, नाउ वही जो मैंने अभी पढ़ाया, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, वही लिखा हुआ आएगा अलॉन्ग विद एग्जाम्पल। इन्होंने ना यूरोप का एग्जाम्पल डाला है, मैंने नहीं डाला, आईसीआई ने डाला है। इकोनॉमी मतलब मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ रिसोर्स, सस्ते में होना चाहिए काम, ठीक है, विद अ गिवन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, हमेशा इनपुट को लो करना, इकोनॉमी। ये यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स का एग्जाम्पल्स है, ये क्लास में पढ़ाया था अभी, काम का अच्छा एग्जाम्पल्स है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है इनपुट आउटपुट रेशियो। इनपुट मतलब क्या होता है, टाइम इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट, मनी, मैन पावर, वही उसको लेके बताया है, रिसोर्सेस। इफेक्टिवनेस, डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव हुए कि नहीं हुए, मतलब आपने जो प्रोग्राम किया उसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट है और जो आप चाहते थे इंटेंडेड इम्पैक्ट, वो कितना पास है या दूर है। एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ द प्रोग्राम, हाउ फार इट इज फ्रॉम द इंटेंडेड इम्पैक्ट, ठीक है। सपोज आप लोग चाहते थे कि उस गवर्नमेंट प्रोग्राम से 10 लाख लोगों को फायदा पहुंचे, 10 लाख बेनिफिशियरी, लेकिन पहुंचा कितने लोगों को है, 2 लाख। तो परफॉर्मेंस ऑडिटर ये सब बताएगा कि क्या सोच के चले थे और क्या हासिल हुआ है, एडवर्स वेरिएंस, ठीक है। अब ये एक डायग्राम इंस्टीट्यूट का बड़ा फेमस है, मैंने इस डायग्राम को 4 हिस्सों में तोड़ा और उसका एक समरी नीचे बनाया। डायग्राम इज वेरी गुड, डिटेल में एक बार देख लेना तो अच्छा रहेगा। 4 हिस्से क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, परफॉर्मेंस ऑडिट साइकिल। अभी कुछ दिन पहले मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था तुम सबके साथ, एक स्टूडेंट ने मेरे को बहुत अच्छा मैसेज किया। देखो 100 जन में से 2 जन बुराई करेंगे तो 98 तारीफ भी करेंगे, ये दुनिया ऐसी है। हम लोग आज मतलब डिजिटल एज में जी रहे हैं, तुम कितना भी कुछ भी अच्छा करोगे, हर लोगों का एक पर्सपेक्टिव है, किसी के एंगल से तो गलत हो ही जाएगा, पर 90 तारीफ भी करेंगे। पर वही है, तो एक अच्छा मैसेज था, बहुत तारीफ वाला ही। उसने बोला कि सर मेरा पहले ऑडिट में 44 आया था, आपसे क्लास लेने के बाद एग्जामिशन आ गया 61 आ गया। और उसने पूरा प्रूफ के साथ बोला मेरे को, अपनी आंसर कॉपी भेजी थी, आंसर कॉपी तो आईसीआई का होता है इसलिए मैं शेयर नहीं किया, उसने पूरा प्रूफ के साथ भेजा था, मेरा वीडियो भी काट के भेजा था कि देखो आपने क्लास में ऐसा बोला था। वो बात क्या थी, मैंने क्लास में बोला था कि देखो जब तुम ऑडिट पढ़ो ना तो खाली आंसर मत देखो बाबू, हेडिंग भी देखो, क्योंकि अगर हेडिंग तुमको नहीं पता तो जब क्वेश्चन आएगा उस हेडिंग पे तुमको ये भी नहीं पता चलेगा आंसर क्या लिखना है। तो उसने बोला मैंने आपके बोले बात पे बहुत ध्यान दिया और उसका नतीजा है कि 44 से 61 पे पहुंचा एग्जामिशन पे। छोटी छोटी बातें होती है पर अच्छी लगती हैं। ऑब्वियसली तारीफ हर किसी को पसंद है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं और कोई हमारी मेहनत की सराहना करता है तो इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ वैलिडेशन कि ओके आपने कुछ सही किया है, ठीक है। तो मैंने इस पूरे डायग्राम को परफॉर्मेंस ऑडिट साइकिल को 4 स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है। प्लानिंग,
परफॉर्मिंग, प्लानिंग द ऑडिट, परफॉर्मिंग द ऑडिट, रिपोर्टिंग एंड फॉलो अप। फॉलो मतलब कि भाई रिपोर्ट देने के बाद हमने उनको बताया होगा आपकी गलतियां ये, तो उन्होंने कैसे सुधारा क्या नहीं सुधारा, उसको बोलते फॉलो अप। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट, ट्रिपल ई, वो तो डेफिनेशन ही है इसका, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। ओके, एरियाज ऑफ फोकस टू ऐड वैल्यू, डिफिकल्ट। अब ये देखो यहां से थोड़ा अच्छा चालू हो रहा है, बोलता है इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन परफॉर्मेंस बेंचमार्क। परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब क्या है कि आपने कैसा परफॉर्म किया, तो कोई बेंचमार्क तो होना चाहिए कंपेयर करने के लिए, आप समझें कैसे। ठीक है, तो इसके ऊपर लंबा ज्ञान तो आगे आएगा, पर छोटा ज्ञान यहां पे देखो। रेगुलेशंस ऑन अकाउंट्स एंड ऑडिट इशूड बाय द CAG lay down that the responsibility, MCQ में आ सकता है ये, that the responsibility of development of measurable objectives and the performance indicator and the system of measurement rests with the government department itself। मतलब खुद वो PSU या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री बताएगा कि उनके परफॉर्मेंस बेंचमार्क कैसे हैं, वो मेजरेबल होने चाहिए और उनको मेजर कैसे करना है। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। टैंजिबल चीज़ों को मेजर करना आसान होता है, इनटैंजिबल चीज़ों को मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। प्रॉफिट आप मेजर कर सकते हो, फाइनेंशियल वो कितना पैसा बचा, रिपोर्टिंग, ठीक है, लेकिन कितने लोगों को लाभ पहुंचा, बेनिफिशियरीज ऑफ द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, सर वो नापना बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपसे बोलूं भारत में इतना अच्छा पुलिस स्टेशन का सिस्टम है कि हर इलाके में एक पुलिस स्टेशन है जिससे क्राइम कम होता है, ठीक है, उसका जो एग्जैक्ट इफेक्ट है ना वो नापना बहुत मुश्किल है। आप तो केवल वही नाप पाओगे कि थाना था, थाने में इतने पुलिस कंप्लेंट्स आए, उस पुलिस कंप्लेंट में से कितने रिजॉल्व हो पाए, तो वो आपने कैलकुलेट कर लिया। पर आप ये भी तो बोलो द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस स्टेशन इटसेल्फ स्टॉप्स द क्रिमिनल फ्रॉम कमिटिंग द क्राइम। वो आप कैसे नापोगे, वो आप कैसे नापोगे। अगर पुलिस स्टेशन नहीं होता तो हर इलाके में क्रिमिनल लूटपाट मचाते रहते, जो पुलिस स्टेशन के डर से नहीं मचा रहे, वो आप कैसे नापोगे। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट to measure the performance, to define a performance benchmark and then to measure it, it's extremely difficult। मेरा बुखार कितना है, मतलब मेरा टेम्परेचर कितना है, वो आप नाप सकते हो, थर्मोमीटर लाओगे मुंह में पता जाएगा 100 कितना होता है टेम्परेचर, 98 फलान का, वो नाप सकते हो। पर सर बहुत सारी चीज़ें जो नापी नहीं जा सकती, जिसको नापना बहुत मुश्किल है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुमको। आप सबों ने एक वर्ड सुना होगा IQ, EQ। IQ इंटेलिजेंस कोशेंट, इसके टेस्ट होते हैं, पर आई एम टेलिंग यू कोई टेस्ट परफेक्ट नहीं है। कोई टेस्ट आपका IQ एग्जैक्टली बता ही नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग इंसानों का IQ अलग अलग चीज़ों में दिखता है। और IQ का जो भी टेस्ट होता है ना वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं कि हर व्यक्ति की IQ को नाप पाए। कुछ लोगों का देखोगे दिमाग बहुत तेज होता है, IQ कम निकलेगा टेस्ट में, किसी का ज़्यादा निकलेगा पर दिमाग एक्चुअली में कम है। तो वो नापना बहुत मुश्किल है। इंटेलिजेंस को नापना बहुत मुश्किल है, IQ को, EQ को नापना बहुत मुश्किल है, इमोशनल क्वोशेंट को। तो यहाँ वही बोला है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डाली, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे, ठीक है, कि वही अपना परफॉर्मेंस बेंचमार्क क्या होगा, कैसे मेजर करना, सब बताएंगे। ये देखो जो भी परफॉर्मेंस बेंचमार्क आप रखोगे वो कैसा होना चाहिए। नंबर 1 मेजरेबल, नंबर 2 यूनिट कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, कि जैसे मान लो एक हाईवे बनेगा तो 1 किलोमीटर बनाने के लिए 2 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया कितना लगेगा। नंबर 3 बेंचमार्क क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ये तो एग्जाम्पल दिया है कोड ऑन वेजेस का, ICA का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट, आई थिंक ये 5 पेजेस का है, 1 2 3 4 5, यस 4.5 पेजेस का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फेमस है, ये ट्रेडिशनल है। जो स्टूडेंट लोग बोलते हैं ना सर PYQ, ये रहा बाबू PYQ। ये टॉपिक कई साल से सिलेबस में है, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 2012 से, तब से ये टॉपिक सिलेबस में 5 पेज का, ठीक है, तब से है। तो ये बड़ा फेमस है, इसके ऊपर हर स्कैनर में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज और अपग्रेड हुआ है और बढ़िया हुआ है, अच्छी बात है। मैं इसको पूरा डिस्कस करूंगा, रिवाइज कराऊंगा। देयर आर 9 स्टेप्स इन प्लानिंग अ परफॉर्मेंस ऑडिट। तो अब नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट। ये 5 पेज की टॉपिक है, इसके अंदर 9 स्टेप्स है, मतलब परफॉर्मेंस ऑडिट करना कैसे है। ओके, ये 9 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपको मिलेंगे, ये हमेशा से रहा है सिलेबस में।
गवर्नमेंट की कोई भी एक प्रोग्राम आती है, मैं एग्जांपल लेता हूं परफॉर्मेंस ऑडिट का। सपोज गवर्नमेंट डिसाइड किया कि भाई हम इंडियन पोस्ट ऑफिस को रिवाइव करेंगे, तो उसका एक बजट होगा कि रिवाइवल में कितना रुपया खर्च होने वाला है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के इतने सारे भारत में लोकेशन है तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा। कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज को चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है, नए मशीन्स और सिस्टम्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, उसमें खर्चा आ सकता है। फिर उससे पब्लिक को क्या बेनिफिट पहुंचेगा इन टर्म्स ऑफ फास्टर डिलीवरी और एक्यूरेट डिलीवरी एट द राइट एड्रेस, क्या बेनिफिट पहुंचेगा। ऑल दिस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट, कि ये जो गवर्नमेंट ने नया प्रोग्राम लाया, इस प्रोग्राम का परफॉर्मेंस कैसा था, ट्रिपल ई कैसा था, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, यही तो है परफॉर्मेंस ऑडिट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट? परफॉर्मेंस ऑडिट इज एन ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ ओपैफ, organization, program, activity, function, with the purpose to improve public accountability, initiate corrective action and enhance economy, efficiency, effectiveness। तो बोला उसी के 9 स्टेप्स हैं। अब आपको समझना है कि आप परफॉर्मेंस ऑडिट किसी नॉर्मल कंपनी का नहीं कर रहे हो, आप गवर्नमेंट कंपनी, पीएसयू या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कर रहे हो। तो वहां पर आपको जो भी बेनिफिट्स होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट प्रोग्राम का जो बेनिफिट होता है, वो आप कैपिटल बजटिंग के सम की तरह नहीं कर सकते, एनपीवी, आईआरआर इतना है। द बेनिफिट इज टू प्रोंग्ड। जनता को कितना फायदा पहुंचा, क्वालिटेटिव बेनिफिट। कॉस्ट कितना कम हो गया पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का, या डिलीवरी टाइम कितना कम हो गया, क्वांटिटेटिव बेनिफिट। सो एवरीथिंग कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स, आपको दोनों बेनिफिट सोचने पड़ेंगे, ठीक है। सो सर व्हाट आर द 9 स्टेप्स? ये 9 स्टेप्स सिर्फ प्लानिंग के हैं, इसमें एक्चुअली बोलने के लिए तो प्लानिंग के हैं 9 स्टेप्स, लेकिन पढ़ते वक्त इन्होंने थोड़ा थोड़ा एग्जीक्यूशन की बात भी की है। सो व्हाट आर द 9 स्टेप्स इन प्लानिंग? ये देखो आपके सामने। नंबर 1, अंडरस्टैंड। जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट प्रोग्राम का परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहे हो उसको अंडरस्टैंड करो। नंबर 2, डिफाइन ऑडिट ऑब्जेक्टिव। यहां वो तो हो नहीं सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, परफॉर्मेंस ऑडिट तो वो चीज नहीं है। यहां ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, वो डिफाइन होना चाहिए, और ऑडिट क्राइटेरिया भी डिफाइन होनी चाहिए कि एग्जैक्टली नापेंगे कैसे। सी मैंने बोला था परफॉर्मेंस ऑडिट में सबसे बड़ा इशू आता है कि बेंचमार्क क्या है परफॉर्मेंस का। जब तक आपके पास कोई बेंचमार्क नहीं है, आप नापोगे कैसे कि परफॉर्मेंस अच्छा हुआ या बुरा हुआ? तो दैट्स कॉल्ड ऑडिट क्राइटेरिया। थर्ड, डिटरमाइन ऑडिट क्राइटेरिया, बेंचमार्क। नंबर 4, ऑडिट अप्रोच क्या होगा? इसके अंदर बहुत सारे ऑडिट के स्टेप्स दिखे हैं, क्वेश्चनेयर वगैरह वो सब। नंबर 5, डेवलपिंग ऑडिट क्वेश्चनेयर, जो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोगों को दोगे या बेनिफिशियरीज लोगों को दोगे, उनसे सवाल पूछ के जवाब कलेक्ट करोगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। नंबर 6, एक टीम डिसाइड करो, टीम की नॉलेज, स्किल, एक्सपर्ट्स की जरूरत है क्या ऑडिट करने के लिए। नंबर 7, ये बहुत मस्त है, एडीएम, ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स। 5 कॉलम का मैट्रिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, काम आएगा एग्जाम हॉल में। नंबर 8, एस्टैब्लिश टाइम टेबल, कि ये परफॉर्मेंस ऑडिट हम कब से कब तक करेंगे, कितना टाइम, कितना मैन पावर लगेगा, ऑडिट टीम में कितने लोग होने चाहिए। नंबर 9, एक बार आप ऑडिट प्रोग्राम बना लो तो सरप्राइज ऑडिट नहीं है, जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयू का आप ऑडिट करने जा रहे हो उनके साथ परफॉर्मेंस ऑडिट का प्रोग्राम एडवांस में शेयर कर दो, इंटीमेट कर दो। ये देखो मैंने क्या किया, ये 9 स्टेप्स का जो समरी है बगल में वहां हाथ से लिख दिया, तो पट से रिवीजन हो गया। अब यही 9 स्टेप्स 5 पेज तक चल रहा है, क्या वो पढ़ना है? हाँ सर, लंबे क्वेश्चन आ सकते हैं या एक टॉपिक पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और एमसीक्यू में तो भाई साहब एक एक लाइन में पूछ सकते हैं उठा के। एमसीक्यू एकदम सीधा, यहां से ऐसे उठाएंगे चेप देंगे, तो अगर बुक की पढ़ी हुई भाषा नहीं मालूम है तो बम्बू हो जाएगा। ओके, ये रहा क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पुराना टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन प्लानिंग, तो पूरे के पूरे 9 फैक्टर्स बताने हैं जो ऊपर डायग्राम में समरी में था, अब डिटेल में आएगा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? अंडरस्टैंड, टर्न द पेज। एग्जाम लिखा हूं, मतलब ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है। ओके, एक मेरा पढ़ाने का इतना बड़ा तजुर्बा, अनुभव रह चुका है ना, और पढ़ने का भी, तो खाली पढ़ाया ही थोड़ा, जीवन में पढ़ा भी तो हूँ, ठीक है, एज अ स्टूडेंट एंड एज अ टीचर, कि इतना कुछ देखा है मेरे आंख के सामने कि मुझे पता होता है भाई इस चीज़ से क्वेश्चन आ सकता है, वो अनुभव है। तो इससे क्वेश्चन एक्चुअली आया हुआ है, अनुभव नहीं आया हुआ है। कि इन्होंने पूछा कि यू वांट टू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट एंटिटी और द गवर्नमेंट प्रोग्राम, सो व्हाट आर द सोर्सेज और डॉक्यूमेंट्स थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड। आंसर में 7 पॉइंट्स है टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग। तो ये 7 पॉइंट का कम से कम कैप्शन तो याद कर लेना, और अंदर में थोड़ा सा एक बार रीड जरूर कर लेना। मैं बता देता हूँ, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड द गवर्नमेंट प्रोग्राम। नंबर 1, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एंटिटी। हर एंटिटी में एसओपी होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो देखो, उनका एनुअल रिपोर्ट देखो, उनका बजट देखो, तो बहुत सारे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं, MIS रिपोर्ट से, उससे पता चलेगा आपको, उस एंटिटी को आप समझ पाओगे। जैसे किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं तो समझ में आता है ना कंपनी का धंधा कैसा नहीं है, तो वैसे ही आप इनका भी एनुअल रिपोर्ट, बजट, अकाउंट्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वेबसाइट, MIS रिपोर्ट आप रीड करो। नंबर 2, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट।
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट प्रोग्राम पे कोई ना कोई रूल रेगुलेशन स्टैट्यूट कुछ ना कुछ होगा, तो उसको स्टडी करो, उससे भी आपको पता चलेगा कि परफॉर्मेंस बेंचमार्क क्या है, क्योंकि उस एंटिटी का या प्रोग्राम का सरकार की नज़रों में पर्पस क्या था, तो वो आप स्टडी करो। लेजिस्लेशन, रिपोर्ट्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कोपू, इनकी जो रिपोर्ट्स होती है, रिसर्च रिपोर्ट, वो पढ़ सकते हो। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, प्लानिंग कमीशन है ना, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का प्लानिंग कमीशन, उन्होंने जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो देख सकते हो। नंबर 4 एकेडमिक रिसर्च, ये लोग एकेडमिक रिसर्च भी कंडक्ट करवा सकते हैं, और किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम का अगर ऑलरेडी हुआ है तो यू कैन टेक द एकेडमिक रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ द एंटिटी बाय साई, साई मतलब सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, जिसके देवता हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। पास्ट ऑडिट, अगर पहले परफॉर्मेंस ऑडिट किया हुआ है तो वो पुराना वाला वर्किंग पेपर बहुत काम आ जाएगा। मीडिया कवरेज, कि उस गवर्नमेंट एंटिटी प्रोग्राम के बारे में मीडिया में क्या क्या न्यूज़ है उससे पता चलता है। 7 स्पेशल फोकस ग्रुप, अगर यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, ऑडिट एडवाइजरी ग्रुप, इन सबको बोलते हैं स्पेशल फोकस ग्रुप, अगर उन्होंने कोई रिपोर्ट पब्लिश की है अबाउट दैट गवर्नमेंट एंटिटी प्रोग्राम, यू कैन ऑल्सो स्टडी दैट, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो सर ये हैं डिफरेंट टाइप के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड द एंटिटी ऑडिट्स गवर्नमेंट प्रोग्राम। नंबर 2 डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ये परफॉर्मेंस ऑडिट है, स्टैट ऑडिट नहीं। स्टैट ऑडिट में हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द एफएस इज फ्री फ्रॉम एमएमएस वेदर ड्यू टू फ्रॉड और, यहाँ तो वो नहीं होगा ना, ये तो परफॉर्मेंस ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट तो है नहीं। तो परफॉर्मेंस ऑडिट में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका स्कोप क्या है, ये आपको एकदम डिफाइन करना पड़ेगा। स्कोप वर्ड का मतलब ये होता है कि परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हो क्या चीजें इंक्लूड करनी है और क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है। ओके, ये हाईलाइटर को प्लीज रीड करो, तो 3 हाईलाइटर्स हैं। डिफाइनिंग द स्कोप कंस्ट्रिक्ट्स द ऑडिट टू सिग्निफिकेंट इशू, अगर एक बार आप स्कोप डिफाइन करो तो आपको पता है आपको कहाँ फोकस करना और क्या चीज़ आपको छोड़नी है, ठीक है। मैं एक सुंदर एग्जांपल देता हूँ, उसे क्लैरिटी आएगा मेंटल। ये देखो एग्जांपल, एक इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी कंपनीज होती है ना, मोस्टली दे आर ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट की एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसका आपको ऑडिट करना है, ठीक है। इन्होंने बोला नहीं कि परफॉर्मेंस ऑडिट, इन्होंने बोला कि आपको भेजा गया बाय द C&AG टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, और आपका ऑब्जेक्टिव्स ये सब है, आपके 4 ऑब्जेक्टिव्स है। तो ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ के आपको समझना है कि कौन सी ऑडिट हो रही है। ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्टिव्स उसको आपको पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ओ दिस इज नॉट फाइनेंशियल ऑडिट, दिस इज परफॉर्मेंस ऑडिट। तो नंबर 1 देखो क्या है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, वो हम लोग कस्टमर से, लोगों से रिकवर कर लेते हैं कि नहीं, बिलिंग हो जाता है कि नहीं हो जाता है। नंबर 2 रेट, तो बिजली के चेंज होते रहते हैं, तो डिपार्टमेंट का जो भी टैरिफ रेट, मतलब बिजली का रेट, सर्कुलर वगैरह आया तो उन सबको यूज़ किया गया कि नहीं, फॉलो किया गया कि नहीं। नंबर 3 एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, इकोनॉमिकली, ट्रिपल ई वर्ड आ गया, मैंने लाल रंग में सर्कल किया है। एक स्टूडेंट मेरे से सोच सकता है कि सर आपने इस चैप्टर में बोला फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट, तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, तो हमें क्या पता कि परफॉर्मेंस ऑडिट है, हो सकता है कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है ये आपका प्रोप्राइटी ऑडिट हो। मैंने इसीलिए लाल रंग में हाईलाइट किया, ये 3 वर्ड आप देखो, ये ट्रिपल ई वर्ड कौन से ऑडिट में आते हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट में। सो द आंसर इज परफॉर्मेंस ऑडिट। सोचो 2 मार्क का MCQ आ जाए, मजा आ जाएगा एकदम। वहां पे तो कंफ्यूजन होगा कि सर इट लुक्स लाइक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, इट लुक्स लाइक प्रोप्राइटी ऑडिट ऑल्सो। नो सर, कंप्लायंस ऑडिट भी नहीं है, इट इज परफॉर्मेंस ऑडिट, बिकॉज ट्रिपल ई वर्ड यूज किया हुआ है, आपके लिए हिंट है बहुत बड़ा। ओके, तो अभी तुमने परफॉर्मेंस का एग्जांपल देख लिया है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप डिफाइन करो, उसके बाद डिटरमाइन द ऑडिट क्राइटेरिया। ऑडिट क्राइटेरिया का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस बेंचमार्क, जिसके अगेंस्ट हम कंपेयर करके बोलेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी रही, अच्छी या बुरी। तो डेफिनेशन याद करो हरे रंग का, ऑडिट क्राइटेरिया आर द स्टैंडर्ड्स यूज्ड टू डिटरमाइन whether a government program meets or exceeds the expectations or not. They are the standards of performance against which the economy, efficiency and effectiveness is measured. Okay, अब देखो इन्होंने बोला कि ऑडिट क्राइटेरिया आपको पता कैसे चलेगा, हाउ डू यू नो व्हाट आर द परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स और ऑडिट क्राइटेरिया। इसके ऊपर क्वेश्चन है, आंसर ये रहा, 6 पॉइंट्स है। ये देखो क्वेश्चन कि बोला आपको परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए अपॉइंट किया गया है, आपको ऑडिट क्राइटेरिया ड्राफ्ट करना है, तो ऑडिट क्राइटेरिया आपको कहाँ कहाँ से पता चलेगा, व्हाट आर द सोर्सेज। द आंसर इज पेप्सी। ये देखो याद करने के लिए, पी से प्रोसीजर मैनुअल, इन्होंने कुछ प्रोसीजर मैनुअल बनाए होंगे, पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स, सिमिलर एक्टिविटीज, एक्सपर्ट ओपिनियन, साइंटिफिक नॉलेज, रिसर्च पेपर्स, इन सब से आपको पता चलेगा कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स या बेंचमार्क क्या है जिसके अगेंस्ट कंपेयर करना है। तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को तो हम लोग बोलते हैं बेंचमार्क या ऑडिट क्राइटेरिया। तो ये 6 सोर्सेज है। अभी आप खुद सोचो
उनको एग्जाम में अगर एमसीक्यू बनाना है, एमसीक्यू, वो आपको बोलेंगे नीचे लिखे 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑडिट क्राइटेरिया के लिए सोर्स नहीं है, तो 3 पॉइंट यहाँ से रहेंगे और एक कुछ रैंडम रहेगा। तो भाई रीड किया हुआ रहेगा तब तो ऑप्शन वहाँ पे खोपड़ी में आएगा और क्लिक कर पाओगे, वरना कहाँ से कर पाओगे। ठीक है, तो 6 पॉइंट को याद करके मैंने निमोनिक बनाया है पेप्सी। अब ऑडिट अप्रोच सबसे इजी यही है, सबसे इजी है ये 4 नंबर स्टेप। ये स्टेप नंबर क्या है, डी, डिसाइड द ऑडिट अप्रोच। ये सब जो ऑडिट्स होते हैं ना, ये मोस्टली क्वेश्चनेयर ड्रिवन होते हैं। इसमें क्वेश्चनेयर बांटा जाता है, सर्वे किया जाता है, थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन भी होता है लाइक अ रेगुलर ऑडिट, पर और बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या क्या है, नंबर 1 एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर, मतलब ये वाला जो परफॉर्मेंस ऑडिट होता है ये सिस्टम बेस्ड ऑडिट होता है, ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट नहीं कि एक एक चीज चेक करेंगे। सिस्टम बेस्ड मतलब सिस्टम सही है तो सब सही, सिस्टम खराब है तो सब खराब है, तो यहाँ पे आप सिस्टम को चेक करते हो। ठीक है, नंबर 2 केस स्टडी बना सकते हो, कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट को उठा के, एग्जाम्पल को उठा के केस स्टडी बना के देख सकते हो कि परफॉर्मेंस कैसा रहा। ठीक है, जैसे बिजली कंपनी है, परफॉर्मेंस ऑडिट के द्वारा आप एक केस स्टडी बनाओ कि एक पर्टिकुलर घर में डोमेस्टिक मीटर में कितना बिजली का बिल आता था और अब कितना आता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या कंपैरिजन होगी, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो केस स्टडी बना सकते हो। नंबर 3 यू कैन इन्वेस्टिगेट द एग्जिस्टिंग डेटा दैट इज अवेलेबल इन योर हैंड, सर्वे कंडक्ट कर सकते हो। सर्वे मतलब होता है लोगों से पूछताछ करके या तो ओरल या राइटिंग में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। फिर रिजल्ट्स को एनालिसिस करो, इनपुट आउटपुट रेशियो कंपेयर करो, एफिशिएंसी उसी को बोलते हैं इनपुट आउटपुट रेशियो। एंड नंबर F क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब डेटा एनालिसिस करना, डेटा नंबर्स चेक करना, नंबर्स ड्रिवन। ओके, नंबर E ऑडिट क्वेश्चनेयर बनाओ। Every time when you do performance audit of a government department or entity, you should draft new audit questionnaire जो उस सिचुएशन को सूट करते हैं और समय के हिसाब से चेंज भी होता है। ऑडिट क्वेश्चनेयर का पर्पस होता है टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीपल। तो ये क्वेश्चन बना के आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्कुलेट कर दो, जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिशियल है वो भर के आपको दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट टीम डिसाइड करनी पड़ेगी। तो CAG जो है ना वो ऑडिटर्स की ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं टू डू परफॉर्मेंस ऑडिट। ओके, हम सबको ज़्यादातर कौन सा ऑडिट करना पड़ता है, स्टाफ ऑडिट, हम परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं करवाते, तो उसके लिए ट्रेनिंग कराई जाती है, उसके लिए मैनुअल्स भी है, मैंने नाम बताया था मास, मैनुअल्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, वो भी बना रखा है, गाइडेंस भी बना रखा है CAG ने। तो उससे हम लोग को पता चलेगा कि भाई एप्रोप्रिएट स्किल सेट क्या चाहिए ऑडिट टीम में टू डू सच काइंड ऑफ ऑडिट। फिर ये भाई फेवरेट है ADM, ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स। ये आप टेबल देख रहे हो छोटा सा 5 पॉइंट्स का, ये याद होना चाहिए। ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट आर द 5 कॉलम्स, व्हाट आर द 5 कॉलम्स जो ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स में आएगा। तुम बोलोगे नंबर 1 ऑडिट ऑब्जेक्टिव, जो स्टेप नंबर B था ना, यहाँ टोटल 9 स्टेप्स है तो स्टेप नंबर B था ऑडिट ऑब्जेक्टिव। फिर क्या ऑडिट क्वेश्चन जो अभी था स्टेप नंबर 5 E। ठीक है, फिर ऑडिट क्राइटेरिया, ये स्टेप नंबर C था, बेंचमार्क। फिर नंबर 4 एविडेंस एंड नंबर 5 डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस मेथड। तो ये 5 कॉलम्स की हेडिंग याद होने चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने बोला ये ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स आप कौन से स्टेज में बनाते हो, इन द प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट। अगर आप ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स बना के ऑडिट करोगे तो आप बेस्ट अश्योरेंस लेवल दोगे, जितना भी हो, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं बट यू विल बी एबल टू गिव हाईएस्ट लेवल ऑफ अश्योरेंस। एंड लास्टली हर एक ऑडिट ऑब्जेक्टिव के लिए एक ADM मैट्रिक्स बनना चाहिए। ओके, एस्टैब्लिशिंग द टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज। तो CAG के डिपार्टमेंट के अंदर ही जो बंदे होते हैं AG अकाउंटेंट जनरल, वो पूरा एक शेड्यूल बनाएंगे कि भाई कब से कब तक ये ऑडिट चलेगा, कब खत्म होगा, टीम में कितने लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, वो पूरा टाइम शेड्यूल एंड रिसोर्सेज है। ऑब्वियसली दीज थिंग्स कैन चेंज, तो इफ इट इज चेंज अकाउंटेंट जनरल अप्रूवल ले लेगा उससे, CAG से। नेक्स्ट, कोई सरप्राइज नहीं, दिस इज द ये 9th नंबर स्टेप। ओके, कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, आप पहले से ही ऑडिट प्रोग्राम बना के ऑडिट एंटिटी को इंटीमेट कर दोगे कि आपके डिपार्टमेंट को चुना गया है फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होगा, टीम में कौन कौन होगा, टाइम टेबल क्या होगा। फिर उन लोग से एक्नॉलेजमेंट ले लो कि हाँ ठीक है इस दिन को हम लोग आएंगे। थर्ड, आप जाओ वहाँ पे और ऑडिट कंडक्ट करो। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आपको ऑडिट ऑब्जेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, रिफाइन करने की ज़रूरत है, तो अकाउंटेंट जनरल से परमिशन लेना पड़ेगा। और जो भी ऑडिट प्लान में चेंज होगा, अकाउंटेंट जनरल जो है वो बाकी अलग अलग लोकेशन में जो टीम गई ऑडिट की उनके साथ शेयर कर देगा। ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, द प्रोग्राम इज फ्लेक्सिबल एंड अकाउंटेंट जनरल शेयर कर देगा बाकी टीम लोकेशन के साथ। ओके, ये था एग्जांपल। तो दीज आर द 9 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे सामने, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही होता है, कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड का मतलब क्या है, कवरिंग एवरीथिंग, कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। जैसे इन ऑडिट रेगुलर बैच जो मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ आई कवर ईच एंड एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। ठीक है, सब कुछ। तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में 3 चीज आता है, फा का पा, फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट और ये परफॉर्मेंस ऑडिट।
तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में व्हाट इज द रोल ऑफ C&AG? सबसे पहले तो C&AG देखता है कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग PSU है उसके ऊपर क्या लॉज अवेलेबल है, बिकॉज उन लॉज को पढ़ के पता चलता है कि हमारा ऑडिट का अप्रोच क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में कौन कौन से एरियाज कवर करने हैं। द पर्पस इज टू डू एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है, ये परफॉर्मेंस ऑडिट तो अभी हम लोग पढ़ के ही है ना, ओ ठीक है। और फिर 3 नंबर, द पर्पस इज टू फाइंड आउट द एरियाज ऑफ वीकनेस एंड देन टू सजेस्ट मेजर्स टू ऑफ इम्प्रूवमेंट। एरियाज कवर्ड इन, ये वाली जो टॉपिक है ना 1.5 पेज है, तुमको महा लल्लू लगेगी, लल्लू है ओके। एरियाज कवर्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, इट कंबाइंस द एस्पेक्ट ऑफ FACAPA, कब से बोल रहा हूँ मैं, इसमें देखो ये सब एरियाज कवर्ड हैं। ये किस चीज़ को लेके है? सबसे पहले कैपेक्स, कि प्रोजेक्ट का पैसा कितना लगा, कितना खर्चा हुआ, इकोनॉमिक हुआ था कि नहीं हुआ था, और जो डे टू डे ऑपरेशन है उसको लेके एरियाज। तो ये आपके एरियाज बनाए हुए हैं ओके। इन जनरल विच एरियाज आर कवर्ड? नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया, पे बैक पीरियड क्या है। नंबर 2 प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड लाइकवाइज, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्लांट मशीनरी। फिर डे टू डे ऑपरेशंस के एरियाज। नीचे वाला जो 3rd पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 10 पॉइंट्स हैं, पहले 7 आप कोशिश करना याद करने का, पढ़ना तो सारा ही है। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करते वक्त आप कौन कौन से सवाल पूछोगे, व्हाट आर द इश्यूज? नंबर 1 कि गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट किया उसका ओवरऑल कॉस्ट क्या था, व्हाट इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कहीं वो एक्स्ट्रा वेगेंट तो नहीं था, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा तो खर्च नहीं कर दिया, लगना चाहिए था 100 लगा दिया 200, गवर्नमेंट उसी लिए तो बदनाम है। नंबर 2 क्या PSUs की कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज्ड है? 100% अंडर यूटिलाइज्ड है, ठीक है। BSNL की कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज्ड है। नंबर 3 क्या जो रेट ऑफ रिटर्न है वो टारगेट अचीव हुआ? नंबर 4 प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन के सिस्टम्स सही हैं कि नहीं, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन के ऊपर एक केस स्टडी भी कराया था मैंने, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में होगा। कॉस्ट कंट्रोल मेजर सही है कि नहीं, कंपनी का जो परचेज पॉलिसीज है कि राइट मटेरियल एट द राइट टाइम एट लोएस्ट कॉस्ट बट हाईएस्ट क्वालिटी इज प्रोक्योर्ड और नॉट, प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, ठीक है, कहीं आपके पास फालतू का इन्वेंट्री पाइलअप तो नहीं हो रहा है ओके। क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या R&D प्रोग्राम्स हैं और क्या उनको R&D प्रोग्राम से बेनिफिट पहुंच रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कि नहीं पहुंच रहा है। फिर नेक्स्ट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होता है कि नहीं, इकोनॉमिकली ऑपरेशंस होता है कि नहीं, प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसा होता है ओके। अब ये 4 नंबर डब्बा इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के लिए भी तो कुछ गाइडलाइंस चाहिए ना, तो वो गाइडलाइंस कौन बनाएगा? नंबर 1 ब्यूरो ऑफ PSE का फुल फॉर्म पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है वो गाइडलाइंस बताता है ऑफ मैनेजमेंट, ऑफ जनरल मैनेजमेंट टू बी फॉलोड बाय द PSU। तो ये गाइडलाइंस हमारे लिए बेंचमार्क है कि भाई PSU ने वो गाइडलाइंस जो बनाए हैं ब्यूरो ने वो फॉलो किया कि नहीं किया। सो द ब्यूरो हैज मेड गाइडलाइंस फॉर जनरल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एंड दीज फॉर्म्स द गाइडलाइंस फॉर ऑडिटर टू चेक कि भाई एक्चुअली में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नंबर 2 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स लोग जो होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, वो भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के गाइडलाइंस बना रखे हैं, वो आपके लिए एक अनदर सोर्स ऑफ डूइंग कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। एंड 3rd स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, ये था कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। नंबर 8 प्रोप्राइटी ऑडिट। अभी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हम लोग ऑलमोस्ट लाइक एंड में आ रहे हैं, पलट के देखोगे तो 4 पेज आई थिंक, 3-4 पेज ही है, ठीक है। सबसे पहले मेरे सामने प्रोप्राइटी ऑडिट है। मैंने ना प्रोप्राइटी ऑडिट का डेफिनेशन शुरू में तुम लोग को रिवाइज करा दिया था, PCS। प्रोप्राइटी ऑडिट का मतलब होता है वेरीफाइंग द ट्रांजैक्शंस ऑन द टेस्ट ऑफ P पब्लिक इंटरेस्ट, C कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स, S स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। तो ये तो भाई याद होना चाहिए, तो शुरू में करा दिया था पेज 15.2 में ही दिखा के लिखा के, है ना। व्हाट इज प्रोप्राइटी ऑडिट? जब भी तुमको सोचना हो प्रोप्राइटी ऑडिट तो सोचना इट इज ऑपोजिट ऑफ रेगुलैरिटी ऑडिट। रेगुलैरिटी ऑडिट का मकसद होता है टू चेक कि रेगुलेशन फॉलो हुए कि नहीं, ट्रांजैक्शंस एक्यूरेटली रिपोर्ट हुए कि नहीं, पर उन ट्रांजैक्शंस के सब्सटेंस को क्वेश्चन करना, दैट इज प्रोप्राइटी ऑडिट। मैं एक एग्जांपल देता हूं, गवर्नमेंट कंपनी ने 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, एक्चुअली में किया है। रेगुलैरिटी ऑडिट का मकसद है ये चेक करना कि सच में 500 करोड़ खर्चे हुए हैं कि हेरा फेरी हुआ है, खर्चे हुए हैं ना। और प्रोप्राइटी ऑडिट का मकसद है कि वो 500 करोड़ जो खर्च हुआ है वो खर्च होना चाहिए था कि नहीं, उससे फायदा पहुंचा कि नहीं, कहीं ये वेस्टफुल तो नहीं था। तो प्रोप्राइटी ऑडिट क्वेश्चंस द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन कि वो सही है कि गलत है, और रेगुलैरिटी ऑडिट बस चेक करता है कि ट्रांजैक्शन को एक्यूरेटली आपने रिपोर्ट किया कि नहीं किया, ठीक है। तो ये देखो, इट शिफ्ट्स द एम्फसिस टू द
सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि वो ट्रांजैक्शन ही सही था कि नहीं था। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हो कि टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव ने जो भी एक्शंस और डिसीजन लिए उसको स्क्रूटनाइज करो। ये डायलॉग तो बड़ा फेमस है जो इंटर से तुम लोग चार्ट के रखे होगे कि एवरी पब्लिक ऑफिसर, मतलब जो पब्लिक सर्वेंट है, दे हैव स्पेंट द मनी और इनकर्ड द एक्सपेंडिचर एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड स्पेंड हिज ओन मनी। तो टैक्स पेयर के मनी को गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने उतनी सावधानी से खर्च किया जितना एक आम आदमी अपने पैसे को सूझबूझ के साथ खर्च करता है। ये तो क्लीशे डायलॉग है ना, ठीक है, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है रिपीट डायलॉग। एक बड़ा फेमस स्लोगन है, ये पढ़ लो, याद कर लो इसको, इम्प्रॉपर अवॉइडेबल इनफ्रक्चुअस एक्सपेंडिचर। ये बार बार रिपीट होगा, अभी 1-1.5 पेज तक ये रिपीट होता रहेगा। ये फ्रेज याद कर लो यार, ये भी 1.5 पेज तक आने वाला है। नाम सुनो गौर से, इम्प्रॉपर अवॉइडेबल इनफ्रक्चुअस एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर के पहले 3 एडजेक्टिव है। इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर मतलब गलत एक्सपेंडिचर था, बेकार था, इम्प्रॉपर। अवॉइडेबल मतलब उसको बचाया जा सकता था, आपने फालतू का किया। इनफ्रक्चुअस मतलब जिससे फ्रूट्स नहीं मिले, फ्रक्टिफाई नहीं किया, मतलब खर्चे का कोई फायदा नहीं हुआ। इसका इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। ये जो डायलॉग है ना, ये पर्टिकुलरली प्रोप्राइटी ऑडिट की पहचान है। रेगुलैरिटी ऑडिट में हमको बस इतना होता है कि एक्सपेंडिचर जो हुआ है जितने अमाउंट का उतना सही रिपोर्ट किया है कि नहीं। अब वो वेस्टफुल है उससे हमको मतलब नहीं। तो रेगुलैरिटी ऑडिट इज ओनली कंसर्न विद द एक्यूरेसी ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, नॉट विद कि उससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ। एंड दिस कंसर्न्स विद कि एक्सपेंडिचर का फायदा पहुंचा कि नहीं, वो वेस्ट तो नहीं था। यही बात इन्होंने यहाँ पे बताई है रेगुलैरिटी ऑडिट से कंपेयर करके। 2 एग्जांपल भी दिए कि मान लो एक टेलीफोन एक्सचेंज की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई, पर उसको उस पर्पस के लिए नहीं किसी और ही पर्पस के लिए यूज किया है, तो ये खर्चा तो सर बेकार था, इनफ्रक्चुअस। दूसरा एग्जांपल है, एक स्कूल की बिल्डिंग बन गई पर 5 साल तक उसमें बच्चे ही नहीं गए पढ़ने के लिए, तो वो क्या अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर था। ओके, तो ये लोग यही बोले कि पीएसयू ऑडिट कंबाइंस द फीचर ऑफ रेगुलैरिटी एंड प्रोप्राइटी ऑडिट। सर यही तो मैंने आपको पेज 15.2 पे शुरू में बता दिया था, चैप्टर चालू हुआ था, हेडिंग के नीचे था पीएसयू ऑडिट इक्वल टू, देख लो, ये देखो, खुल जा, ये रहा, पीएसयू ऑडिट इक्वल रेगुलैरिटी प्लस प्रोप्राइटी ऑडिट। रेगुलैरिटी का मतलब है वाउचिंग द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन, हरे रंग को देखो, वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन। और प्रोप्राइटी का मतलब क्या, क्वेश्चनिंग द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि वो उचित था कि नहीं था, अनुचित तो था नहीं था, कहीं इट वाज अवॉइडेबल इनफ्रक्चुअस इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर। बैक टू पेज नंबर ये वाला, प्रोप्राइटी ऑडिट नीचे, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने बोला प्रोप्राइटी ऑडिट करने के लिए भी तो आपको कुछ बेंचमार्क चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटी। तो अभी आने वाले 2-3 टॉपिक में ये नाम बहुत सुनने को मिलेगा, नॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटी। व्हाट आर द नॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटी, जिससे आपको पता चले कि सही है कि गलत है। ये देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी, इसके ऊपर ना बेस्ट बॉक्स नंबर 6 में बताया गया, जो नीचे है, जाऊंगा उसमें। पहले यहाँ बताया गया कि प्रोप्राइटी के कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स होते हैं, 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। ये वही इंटर वाले कि खर्चा भाई वेस्टफुल नहीं है और खर्चे का करप्शन नहीं हुआ है, मतलब एक्सपेंडिचर में ही करप्शन होगा, इनकम में तो करप्शन होगा नहीं। गवर्नमेंट के लिए इनकम का मतलब क्या, टैक्स का पैसा, वहाँ करप्शन नहीं है। जब खर्च होता है तभी तो नेता मंत्री और अफसर लोग चोरी करते हैं ना, तो मेनली इट मीन्स कि वेस्टफुल नहीं था, करप्शन नहीं हुआ। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ऑडिटर, ये वही एक्सपेंडिचर को लेके ही बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर सही तरह से प्लान हुआ, सही तरह से इनकर हुआ, वेस्टफुल नहीं हुआ, उसी बात को रिपीट करेंगे। असली ज्ञान यहां से है। व्हाट आर द बिग प्रॉब्लम्स विथ प्रोप्राइटी ऑडिट। नंबर 1, सर इट इज एन इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ, इट हैज एन इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी। मेरे नजरों में जो उचित है वो किसी और के नजरों में अनुचित हो सकता है। सोच के देखो, ये हो सकता है मुझे कोई खर्चा गलत लग रहा है, दूसरे के लिए वो खर्चा सही है। याद करो, तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में कभी ना कभी इस बात को लेकर बहस हुई होगी कि तुमको जो खर्चा जरूरी लगता होगा उनको बेकार, और तुमको जो मतलब बेकार लगता होगा उनको वो जरूरी। 100%। आज मैं अगर किसी भी माँ बाप से बात करूं, तुम लोग तो स्टूडेंट हो, मैं किसी माँ बाप से बात करूं कि आपके जो बच्चा है, मतलब जो स्टूडेंट है, क्या उसको आईफोन खरीदना चाहिए, वो लोग तुरंत बोलेंगे बेकार है, बेकार है, बेकार है, महंगे फोन की जरूरत नहीं है। और मैं बोलूँगा क्या उनको टीचर से पढ़ना चाहिए, क्लास लेनी चाहिए, हाँ जरूरी है, वो जरूरी है। स्टूडेंट के लिए एग्जैक्टली उल्टा है, पर हम अपने आप लेंगे जैसे तैसे, हमको ये महंगा वाला फोन चाहिए। तो भाई प्रोप्राइटी हैज एन इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी, दैट्स अ प्रॉब्लम। इसीलिए हम लोग बोलते हैं देयर शुड बी सम रिटन नॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटी, ताकि ऑडिटर को समझ में आए कि भाई कैसे नापना है। नंबर 2, सीएजी ने डेवलप किया नॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटी, देख रहा है, हु हैज डेवलप्ड, सीएजी। नंबर 3, जो नॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटी पीएसयूज पे अप्लाई करते हैं वो नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर कंपनीज पे अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज उनका मकसद होता है प्रॉफिट, इनका मकसद होता है समाज सेवा।
नंबर 4, यहां तो इन्होंने बोला कि हर पीएसयू के मैनेजमेंट को खुद नॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटी फॉर्मुलेट कर देने चाहिए ताकि एक इजी हो जाए प्रोप्राइटी ऑडिट करने के टाइम पे। तो मैनेजमेंट इटसेल्फ शुड फ्रेम फॉर्मुलेट नॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटी। नंबर 5, प्रोप्राइटी, हाथ का लिखा हुआ पढ़ो, प्रोप्राइटी इज सर्कमस्टेंशियल। सर सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहा है, अगर ये अर्जेंट था उसका ट्रैवल करना और एरोप्लेन से किया तब ये सही है, उचित है, वाइज है। लेकिन अगर उसके पास बहुत टाइम था फिर भी जबरदस्ती ट्रेन के बदले प्लेन चुना तो ये गलत है, फिर ये वेस्ट है। तो सर्कमस्टांस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। जाते जाते इन्होंने 6 नंबर पॉइंट बहुत सुंदर बोला है कि हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब है कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर को खर्चा उसी विजडम के साथ करना चाहिए जितना एक ऑर्डिनरी मैन अपने पैसे को संभाल खर्च करता है। बट ये विजडम जो है ये सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। आपको सर्कमस्टांस को भी कंसिडर करना चाहिए, वरना क्या होगा, वो लोग कुछ अच्छा भी करना चाहेंगे और जहां ज्यादा पैसा लग रहा है वहां हम लोग क्वेश्चन कर लगेंगे, वेस्ट है वेस्ट है वेस्ट है। So it will dampen the initiative of the management in taking good commercial decisions. तो थोड़ा सा आप circumstances को नजर में रख के फिर propriety audit करो। That was propriety audit खत्म। अब मेरे सामने सर फाइनली ये छोटी सी लास्ट टॉपिक है, बहुत ही बदमाश टॉपिक है, बहुत ही बदमाश टॉपिक है, पहले से बोल रहा हूँ, जिसमें याद करना पड़ेगा क्योंकि मतलब हाई फाई समझने का कुछ है नहीं। ओके, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएजी, ये क्या होता है सुनो। बोलता है गवर्नमेंट ऑडिट और पीएसयू ऑडिट्स में सीएजी एक ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं जो अल्टीमेटली वो प्रेसिडेंट को देते हैं, जो पार्लियामेंट में या कमिटीज के सामने ले डाउन किया जाता है। तो सीएजी की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसके 4 हिस्से होते हैं, याद करने के लिए IRRS, आई से इंट्रोडक्शन, पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन अंडरलाइन पढ़ो, जनरल रिव्यू ऑफ द वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ द पीएसयू। नंबर 2, रिजल्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट जो आपने किया। नंबर 3, कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड कमेंट, कंपनी ऑडिटर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने पीएसयू को ऑडिट किया था उसकी ऑडिट रिपोर्ट और उसके ऊपर सीएजी का कमेंट्स। ठीक है, मैंने बोला था ना कि कंपनी जो सीएजी जिस सीए को अपॉइंट करता है पीएसयू को ऑडिट करने के लिए, वो सीए अपनी ऑडिट रिपोर्ट में 3 एनेक्चर देता है, कारो वाला, आईएफसी वाला और एक थर्ड एनेक्चर होता है DAI, डायरेक्शन एक्शन इम्पैक्ट, एक डायग्राम दिखाया था, तो बोला वो वाला और कमेंट्स ऑफ द सीएजी। ठीक है, ये कमर्शियल ऑडिट में होता है पीएसयूज में। और लास्ट वाला सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स, वो ऑडिट बोर्ड्स और एक्सपर्ट्स जो रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं ना वो। ठीक है, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट बाय सीएजी। कुछ स्टेट्स में क्या होता है, कुछ बड़े बड़े स्टेट्स में कमर्शियल ऑडिट रिपोर्ट सेपरेट बनती है और कुछ स्टेट्स में क्या होता है जो मेन ऑडिट रिपोर्ट होती है उसी के अंदर कमर्शियल हेडिंग बोल के एक सेक्शन डाल दिया जाता है। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, कंप्लीट फिनिश होता है। ये डायग्राम तो मैं पहले ही दिखा चुका हूँ ना, एक्शन टेकन रिपोर्ट पे था। ओके, सो दैट कंप्लीट्स आवर रिवीजन ऑफ पीएसयू ऑडिट। थैंक यू।